हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है छठी से 12वीं कक्षा के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर के बाद आपसे कह दिया जाए इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कोई सा चार्ज पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो भाई, इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम करने वाले हैं बहुपद के कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, यानी आज हम बहुपद का एक वन शॉट वीडियो लेके आए हैं, जिसमें कि हम देखेंगे इस चैप्टर के पूरे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। भाई जो भी कंसेप्ट कहते हैं ना, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक हर पूरा कंसेप्ट में क्लियर करेंगे, और साथ ही साथ उसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन भी साथ में करवाते जाएंगे, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो भाई साथ में बने रहना, आखिर तक बने रहना, बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल चैप्टर फिनिश हो जाएगा आज यहाँ पे। ओके, चलो भाई सेशन को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, जिससे कि उनको भी ये वीडियो मिल जाए और उनको भी इसका फायदा होगा। ओके, चलो भाई करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे भाई इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो यहाँ पर हम पाएंगे सबसे पहले परिचय, इंट्रोडक्शन, जो बहुपद का इंट्रोडक्शन है उसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बहुपद का इंट्रोडक्शन, मतलब बहुपद की भूमिका, बहुपद होता क्या है पहले वो जानेंगे, उसके क्राइटेरिया क्या होते हैं कि कहाँ पर बहुपद होगा वो, और कौन सा समीकरण बहुपद नहीं होगा उसको हम देखेंगे। चलो भाई ठीक है। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं बहुपद के घातांक। भाई बहुपद जो हैं उनके घातांक क्या होंगे, बहुपद होता है उसके घातांक मतलब अधिकतम पावर क्या होगी, उसके बारे में देखेंगे घात के अनुसार, ये भी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद बहुपद के प्रकार देखेंगे, बहुपद को किस अनुसार उसको विभाजित किया गया है उसको भी यहाँ पर देखेंगे। चलो भाई ठीक है। उसके बाद है बहुपद के शून्य क्या होते हैं, बहुपद है उसके शून्य क्या होंगे, शून्य क्या होता है उस चीज़ को भी देखेंगे, शून्य निकाला कैसे जाता है उस चीज़ को भी देखेंगे। ठीक है, चलो भाई। उसके बाद देखेंगे हम शेषफल परिमेय, शेषफल परिमेय क्या होता है। भाई शेषफल परिमेय से क्या करेंगे, बहुपद को जो बड़े बड़े भाग होते हैं उसको बिना भाग के हम शेषफल ज्ञात कर लेंगे, और वो कैसे करेंगे वो भाई उसी के अंदर देखेंगे। चलो भाई ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बहुपद के गुणनखंड, मतलब बहुपद को तोड़ा कैसे जा सकता है, अलग अलग गुणनखंड में विभाजित कैसे किया जा सकता है उसको भी देखेंगे यहाँ पर, उसके ऊपर भी क्वेश्चन हम करेंगे। उसके बाद है बीजीय सर्व समीकरणाएं, मतलब अलजेब्रिकली आइडेंटिटीज जो है इनके बारे में देखेंगे, जो इसके फॉर्मुलेज जो हैं उसको पूरा स्टडी करेंगे, और उसी के आधार पर क्वेश्चंस भी हैं वो भी करने वाले हैं कंप्लीट। ओके, चलो भाई ठीक है। तो यहाँ से हम करते हैं स्टार्ट। भाई क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आता है बहुपद की भूमिका। तो बहुपद की भूमिका मतलब बहुपद होता क्या है, तो इसको बताने से पहले एक समीकरण लिख, मतलब एक बहुपद लिख देता हूँ मैं। ax की घात n प्लस में मतलब a1x a2 x की घात n-1 a3 x की घात n-2, और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते ये जाता जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा an आ जाएगा, और ये ax 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक चला गया। अब बोलोगे सर बहुत बड़ी समीकरण बना दी, खतरनाक से बना दिया, क्या बना दिया सर, क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो देखो क्या चीज़ है इसमें आपको दिख रहा है, देखो एक है अचर और एक है चर। ठीक है, अचर और चर, तो यहाँ पर अचर और चर आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, और आपस में कंबाइंड होने के बाद वैसे बहुत सारे पद बन रहे हैं। ठीक है ना। अब भाई ये एक पद है, ये दो पद होगा, तीसरा पद होगा, इस तरह से बढ़ते बढ़ते बहुत सारे, यानी क्या हो रहा है, बहुपद की बात कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे पद जिसमें आ जाए। और पद बनता कैसे है, तो चर और अचर के गुणा के द्वारा पद बनते हैं, और उस पद के बहुत सारे जो सीक्वेंस लगते हैं उनको जब जोड़ा जाता है तो उसे बहुपद कहा जाता है। डन। बहुपद मतलब बहुपद का मीनिंग समझ में आ गया आपको कि बहुपद क्या है। चलो भाई ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं भाई, इसको एक जनरली छोटा सा लिख देता हूँ बहुपद, जैसे कि मैंने लिखा 2x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4, ये भी तो एक बहुपद है। ठीक है, लेकिन इसकी अधिकतम घात 2 है, तो ये भी एक बहुपद आ गया। डन। चलो भाई ठीक है। अब इसमें हम कंडीशन देखेंगे कौन सा बहुपद होता है कौन सा नहीं होता है। तो इसमें आपको बताना चाहूँ, ये जो बहुपद इतना बड़ा लिखा हुआ है ना, इसमें n क्या है, n क्या है, तो n आपका होता है पूर्ण संख्या, n होता है पूर्ण संख्या। चलो भाई ठीक है, n होगा पूर्ण संख्या। डन। चलो भाई ठीक है। n अगर पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या क्या होती है, तो ये होता है आपका 0 1 2 3, इस तरह से बढ़ता रहेगा। यानी अगर इसमें n की घात 0 1 2 3 4 5 होती है तब तो ये आपका बहुपद है, लेकिन इसके अलावा कभी अगर पॉइंट में आ जाए, बटे में आ जाए, तो वो बहुपद नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, इसमें देखो घात 2 है और घात 1 है, तो क्या 1 और 2 पूर्ण संख्या है, तो हाँ है, बिल्कुल ठीक है। चलो भाई अगला देखते हैं, 2x का स्क्वायर प्लस में 3x की घात 2/3 लिख दिया प्लस में 4, तो क्या ये 2/3 पूर्ण संख्या है, तो नहीं है, 2/3 पूर्ण संख्या नहीं है। तो अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद भी नहीं है, याद रखना, x की घात पूर्ण संख्या होना कंपलसरी है। ओके, चलो भाई। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, 2x का वर्ग
रूट एक्स प्लस में 4 लिख दिया। अब ये रूट एक्स आ गया है, रूट एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स की घात 1/2। रूट का मतलब होता है घात 1/2। तो जो हमारे पास ये रूट एक्स आया है, ये आ गया x/2, मतलब क्या हो गया, रूट एक्स का मतलब है एक्स की घात 1/2 आ गया है। तो भाई 1/2, क्या ये 1/2 पूर्ण संख्या होता है? तो नहीं होता, और नहीं होता तो क्या होगा, ये आपका बहुपद नहीं होगा। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 2x की घात 2 प्लस में √3 x प्लस में 4 लिख दिया मैंने, ये लिख दिया है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये √3 आ रहा है, √3 आ रहा है, चलो भाई ठीक है। अब बताओ क्या √3 आ रहा है तो ये बहुपद होगा? तो बोलोगे सर इसकी घात भी तो 1/2 आ रही है। लेकिन एक चीज़ क्या है, एक चीज़ क्या है कि भाई जो पूर्ण संख्या वाला रूल है वो सिर्फ चर की घात पर लागू होता है, अचर पर लागू नहीं होता। यानी कि x की घात तो सही है ना, 2 है और 1 है, तो बस ठीक है, अचर को देखना ही नहीं है, ठीक है। यानी ये बहुपद आपका है और ये भी बहुपद था, ठीक है। तो यहां से आपको बहुपद समझ में आ गया हो कि बहुपद कौन सा होता है और कौन सा नहीं होता है। ओके, चलो भाई करते हैं, चलते हैं आगे इसके। आगे की बात करें तो इसमें बहुपद के घातांक की बात करते हैं। भाई घातांक का मतलब क्या होता है कि कोई भी बहुपद जो होता है उसका अधिकतम घात क्या होता है, उसी को घातांक कहा जाता है। अब जैसे कि कहा जाए, लिखा हुआ है 3x की घात 5 प्लस में 7x प्लस में 4 लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये चीज़ हमें लिखी हुई है तो इसका घातांक क्या होगा, तो इसमें अधिकतम घात कितनी है, 5 है, तो इसका जो घातांक होगा वो 5 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई है। वैसे ही अगर मैं लिखता हूँ 3x की घात 15 प्लस में 7x प्लस में x की घात 19, ने 91 लिख दिया। अब क्या होगा घातांक, तो हम देख पा रहे हैं अधिकतम घात क्या है, 91 है, तो हम इसमें कहेंगे भाई इसका घातांक जो आ गया वो 91 आ गया। ओके, तो घातांक आपको समझ में आ गया है। चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे दिलते हैं। अगला क्या है, बहुपद के पद के आधार पर बहुपद के प्रकार जो है, मतलब कि पद के आधार पर उसके प्रकार कैसे, हम उसको कैसे बांट सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, तो सबसे पहले एक पदी है। एक पद क्या होता है, मतलब ऐसा बहुपद जिसमें एक पद होता है। अब वो कैसा है, तो जैसे कि मैंने लिखा 7x लिखा, या फिर x की घात 19 लिख दिया, या x बस लिख दिया, या फिर 7 लिख दिया। तो यहाँ पर क्या है भाई, ये भी इकलौता एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, एक पद है, मतलब ये जो बहुपद है वो क्या एक पदी बहुपद है, ठीक है। यानी इसे कहेंगे मोनोमियल, यानी एक पद है। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद आते हैं द्विपद की बात करते हैं। द्विपद मतलब बाइनोमियल है, और इसकी बात करें तो यहाँ पर 2 पद होगा। मतलब जैसे मैंने x² प्लस में 3 लिखा, 5x प्लस में 2 लिखा, ठीक है, 7x की घात 3 माइनस में 9 लिखा, तो ये लिख दिया। तो इसमें क्या हो रहा है भाई, 2 पद हैं, देखो पहला पद और दूसरा पद, पहला पद दूसरा पद, पहला पद दूसरा पद, मतलब 2 पद आ रहे हैं। अब 2 पद आ रहे हैं, इसका मतलब द्विपद हो गया। डन, चलो भाई ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि आता है त्रिपद, मतलब ट्राइनोमियल, ठीक है। अब ट्राइनोमियल की बात करें तो इसमें भी 3 पद आ चुके हैं। 3 पद मतलब कैसे, x की घात 3 प्लस में 2x प्लस में 4 लिख दिया। भाई 1 पद, 2 पद, 3 पद, 3 पद आ रहे हैं। ओके, अब वही मैं लिख दूं यहाँ पर 7x² प्लस में 5x प्लस में 4 लिख दिया, ये भी 3 पद आ गए हैं, तो इसको हम त्रिपद कहेंगे। इसके बाद जितने भी पद आते हैं 4, 5, 6, 7, सबको नाम देने की जरूरत नहीं है, सबको सिर्फ बहुपद लिखो, बात खत्म है। 3 के स्पेसिफिक नाम थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, बस 3 तक के में आप में पूछा जाएगा। ओके, उसके बाद जो भी आते हैं सारे के सारे बहुपद होंगे। समझ में आ गया है। चलो भाई ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। इसके आधार पर क्वेश्चन भी करेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। उसके बाद है बहुपद की घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, ठीक है। पहले तो पद के आधार पर था, अब घात के आधार पर। तो घात के आधार पर की बात करें तो सबसे पहले आएगा रैखिक बहुपद, मतलब ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम, जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 3x प्लस में 2, इसमें क्या x की घात कितनी है, तो 1 ही है। अगर मैंने लिख दिया 5x प्लस में 7, इसमें क्या है x की घात, तो 1 ही है। अगर मैंने लिख दिया 7x बस, तो इसमें x की घात क्या है, तो 1 है। तो ये सारी क्या है, ये सब के सब आ रहे हैं आपके रैखिक बहुपद। ओके, चलो भाई ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्या, द्विघाती बहुपद, मतलब ऐसे बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 होती हो, उसे कहते हैं द्विघाती बहुपद। अब इसमें देखें तो 2x² प्लस में 3x प्लस में 4 ये आ गया, तो इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2 है। इसमें अधिकतम घात कितनी, 1 है। इसमें अधिकतम घात तो x ही नहीं है, छोड़ो। तो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है। मतलब ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात 2 आ रहा हो उसे क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद। तो वैसे अगर और लिखना चाहूँ तो 3x² प्लस में 5 लिख दिया, तो ये भी आपका द्विघाती बहुपद है, क्योंकि इसमें अधिकतम घात 2 आ गया। ओके, चलो भाई। अब इसके बाद आते हैं अगले वाले पे, तो ये अगला है त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद मतलब जिसमें अधिकतम घात 3 आ जाए उसे त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3x³ प्लस में 5x² प्लस में 7x प्लस में 6 लिख दिया। ये आपका क्या है, अधिकतम घात कितनी है, 3 है।
तो भाई त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। अब इसकी बात करें यहाँ पर 3x की घात 3 कर दिया, ये भी वही हो जाएगा, आपका त्रिघाती बहुपद हो जाएगा, चाहे वो अकेला ही है कोई बात नहीं। अगर लिख दिया हमने x की घात 3 माइनस में 9, तो ये भी त्रिघाती बहुपद है। ओके, चलो भाई ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, स्थिर बहुपद क्या होता है। तो स्थिर बहुपद में क्या होता है, इसमें आपको चर देखने को नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा, तो इसमें क्या हो जाता है, इसको मैं इरेज करता हूँ। इसमें क्या हो जाता है, जैसे कि मैंने लिखा 7x की पावर 0 लिख दिया, x की घात 0 लिख दिया। अब x की घात किसी की भी घात 0 होता है तो वो 1 होता है, यानी ये कितना बचा, ये बचा 7 गुने में 1 यानी 7 बचा। तो क्या बचा, ये तो कांस्टेंट नंबर बच गया, मतलब एक स्थिर संख्या बच गई है। ठीक है, तो इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं या फिर स्थिर बहुपद कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या एक संख्या से बच जाती है और वो कांस्टेंट होती है, वो अचर संख्या बच जाती है। ठीक है, इसमें चर आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी घात 0 हो जाती है। ओके, तो इसीलिए इसको कहा जाता है स्थिर बहुपद। डन, चलो भाई इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो अगला आता है शून्य बहुपद। अब बोलोगे सर शून्य बहुपद नहीं सुना, यही तो है इंपॉर्टेंट वाली बात। शून्य बहुपद ऐसे क्वेश्चन दिखता नहीं है, और दिखता है तो फिर किसी को आता नहीं है। ठीक है, देखो शून्य बहुपद की बात करें तो ऐसा बहुपद जो कि शून्य होता है। अब बोलोगे सर ये तो नाम में दिख रहा था शून्य बहुपद, शून्य आ रहा है, बात खत्म। लेकिन मेन पॉइंट क्या है इसका, मेन पॉइंट इसका ये है कि अगर इसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि x की घात क्या होगी इसमें, जैसे कि अगर इसमें कहा जाए तो इसमें x की घात क्या होगी, तो इसमें x की घात 1 होगी, इसमें x की घात 2 होगी, इसमें x की घात 3 होगी। इसकी बात करें तो ये स्थिर वाला था, इसमें x की घात 0 होती थी, यही होता था, ये अधिकतम होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, तो इसमें तो ये 0 ही है। अब 0 का मतलब क्या है, तो मैं कहूँ शून्य बहुपद में 0 होता है, इसका मतलब इसमें क्या होता है, इसमें अचर जो होता है, अचर संख्या जो होती है वो शून्य होते हैं, याद रखना अचर शून्य होता है। और इसमें x की अधिकतम घात x की अधिकतम घात क्या होगी, तो वो हो जाएगी इन्फिनिटी, मतलब अनंत होती है। ठीक है, x की अधिकतम घात क्या होगी, अनंत हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ आ गया है, अब इसको आप नोट कर सकते हो। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन से स्टार्ट है, अभी तक हमने कंसेप्ट देख लिया, अब उसी के आधार पर क्वेश्चन करेंगे, जिससे जो भी कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले नीचे दिए गए बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। तो घात को हमने कैसे ज्ञात किया था, तो भाई इसमें जो अधिकतम घात होती है उसी को घात कहा जाता है। तो अधिकतम घात कितनी है, 9, तो इसका आंसर 9 आ जाएगा। इसमें अधिकतम घात 8 है तो 8 आ जाएगा। इसमें अधिकतम घात 1 है तो 1 आ जाएगा। इसमें x ही नहीं है, मतलब अधिकतम घात 0 है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। डन, चलो भाई ठीक है, इसको नोट कर सकते हो। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पर। ओके, अगले की बात करें, निम्नलिखित व्यंजकों में को कौन कौन एक चर के में बहुपद है, मतलब इनमें से कौन सा एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, कारण के साथ लिखिए। ठीक है भाई, कौन सा है कौन सा नहीं है उसको कारण के साथ लिखेंगे। भाई इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई कब कौन सी कंडीशन होती है जब ये बहुपद होगा और कौन सा नहीं होगा। तो हमने ये डिस्कस किया था कि x की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए तभी ये बहुपद होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो x की घात 2 है और x की घात 1 है, तो क्या ये बहुपद है, तो बिल्कुल है। तो यहाँ कहेंगे हाँ भाई ये है बहुपद। ठीक है, इसमें देखिए x की घात -1 आ गई है। ठीक है, तो ये आएगा नहीं। क्यों भाई नहीं, क्योंकि इसमें लिख सकते हैं x की घात -1 नहीं हो सकती। ठीक है, ये चीज आ जाएगा। ओके डन, भाई नहीं होगी क्योंकि x की घात -1 नहीं हो सकती। इसमें बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें देखो लिखा है ये बिल्कुल ठीक है, 2 आ गया, ये 1 आ गया, ये 4/x² है, यानी मैं लिखूं 4/x² है। अब स्क्वायर का मतलब क्या, 2 आ गया है। ठीक है, अब 2, अब बोलोगे ये भी तो पूर्ण संख्या है, तो नहीं, नीचे वाले को नहीं देखना, हमेशा ऊपर करो इसको। ऊपर मतलब इसको ऊपर भेजा तो x की घात -2 हो गया। ठीक है, तो ये -2 हो गया, इसका मतलब -2 क्या पॉसिबल है, तो नहीं पॉसिबल है। तो इसमें भी सेम आंसर आएगा नहीं, और रीज़न क्या आएगा, तो रीज़न भी सेम चलेगा, और ये -2 आ रहा है, नहीं हो सकता। ठीक है, डन। चलो भाई इसकी बात करते हैं अगले वाले की। तो इसमें x की घात क्या है, तो 2 है और ये 1 है। ठीक है, 7 रूट में तो मैंने बताया था तुम्हें कि भाई अचर को नहीं देखना, सिर्फ चर को देखना है, और चर की घात हमेशा पूर्ण होनी चाहिए। तो 2 और 1 आ रहा है पूर्ण संख्या। चलो भाई डन, तो ये हाँ में हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात करें तो यहाँ पर x की घात 2 बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर √x आ गया। अब √x का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x की घात 1/2 होता है।
यही होता है। अब 1/2 मतलब क्या 1/2 पूर्ण संख्या होगा? तो नहीं होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे x की घात 1/2 नहीं हो सकती, ठीक है। डन, चलो भाई ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से एक पदी, द्विपद और त्रिपद ज्ञात कीजिए। तो कौन कौन से? तो हम यहाँ देख पा रहे हैं भाई, पहले वाला एक पद, दो पद, तीन पद, ये त्रिपद है, तो इसको हम लिख देंगे सीधे, ये त्रिपद आ गया, ठीक है। इसकी बात करें तो एक पद और दो पद आ रहा है, मतलब द्विपद आ जाएगा, ठीक है। इसकी बात करें तो ये एक ही पद है, तो इसको एक पद लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी बात करें तो क्या आ रहा है? तो एक पद और दो पद है, मतलब कि द्विपद हो जाएगा ये, ठीक है। इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या है, एक पद और दो पद आ रहा है, तो इसे द्विपद ही कहेंगे, ठीक है। और ये इसके आंसर हो गया। ओके, तो बस हमें पद ही तो काउंट करने थे कि भाई पद गिनने थे, भाई एक पद है कि दो पद है कि तीन पद है, उसी के अनुसार आंसर आ गया। ओके, चलो भाई इसको इरेज करते हैं और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को घात के आधार पर प्रकार लिखिए, मतलब इसके घात के आधार पर प्रकार लिखना है इसमें भी, यानी जो पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही रिलेट कर गया। तो क्या चीज़ है भाई, इसमें भी वही चीज़ आ रखी है हमारे पास कि भाई इसके अंदर क्या है, इसके अंदर x की घात 2 आ रखी है, ठीक है। x की घात 2 मतलब कौन सा आ जाएगा? तो ये द्विघाती बहुपद होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं द्विघात हो गया, ठीक है। अब इसमें बात करें तो इसमें 3 घात हो गया, तो इसमें क्या लिख सकते हैं? त्रिघात लिख सकते हैं, त्रिघात बहुपद होगा, ठीक है। इसमें x का वर्ग आ रखा है, तो मतलब क्या हो जाएगा? तो द्विघात हो जाएगा, ठीक है। इसकी बात करें तो यहाँ पर 7 है, तो 7 मतलब x की घात 0 है, तो 0 होगा तो क्या होगा? तो ये स्थिर बहुपद होगा, तो हम लिख सकते हैं भाई स्थिर बहुपद, ठीक है। इसकी बात करें तो जब इसको गुना करोगे तो क्या आएगा? तो जैसे ही इसको गुना करोगे तो ये कितना आएगा? तो ये आएगा x का वर्ग प्लस में 3x प्लस में 2 आएगा, भाई इसको गुना करके यही आएगा। अब क्या है, कितनी घात है मैक्सिमम? तो 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं द्विघात बहुपद, ठीक है। इसकी बात करें तो ये 0 है, तो 0 में क्या होगा? तो 0 जो होता है वो शून्य बहुपद ही होता है, ओके। तो हम इसको लिख देंगे शून्य बहुपद, ठीक है ना। ओके डन, तो ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं यहाँ पे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके भाई, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एक्स स्क्वायर के गुणांक बताने। अब गुणांक क्या होता है? गुणांक मतलब होता है एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना में होता है उसी को गुणांक कहा जाता है, ओके। तो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में क्या है? तो 1 है, तो यहाँ पर हम कहते हैं एक्स स्क्वायर के साथ गुना में 1 है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसके साथ गुना में -1 है, क्योंकि माइनस है ना वहाँ पे, तो -1 आ जाएगा, ठीक है। इधर इसके साथ क्या है? तो इसके साथ π/2 है, तो π/2 आ जाएगा। इसके साथ क्या है? तो एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं। अब एक्स स्क्वायर नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ 0 रहा होगा, तभी तो 0 से गुना करके 0 कर दिया होगा उसे, तभी तो होगा। तो जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका मतलब उसका गुणांक क्या होगा? तो 0 होगा। तो ये 0 आ गया, तो ये आंसर कंप्लीट होते हैं। और फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, अगला क्वेश्चन है 35 घात के द्विपद और 100 घात का एक पदी, इसको आपको ज्ञात करना है, उसका एक एक उदाहरण याद लिखना है। तो भाई उदाहरण लिखे, तो पहले वाले की बात करें इसमें, तो फर्स्ट वाला जो है, जो 35 घात की बात कर रहा है, तो अगर मैं लिख दूं x की घात 35 प्लस में 4 लिख दिया, तो भाई एक पद और दो पद आ गया, ठीक है। दो पद आ गया मतलब कि ये हमारा आ चुका है भाई 35 का द्विपद आ गया, 35 घात का द्विपद आ गया, ओके। अब इसमें सेकंड वाले की बात करें तो 100 घात का एक पद चाहिए, तो मतलब x की घात 100 कर दिया, x की घात 100 कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, x की घात 100 मतलब इसकी घात 100 हो गया, ये अकेला है तो एक पद आ जाएगा, ठीक है। चाहे ऐसे लिख लो, चाहे इसके साथ 5 गुना करके लिख लो, मतलब गुना या भाग कर सकते हो किसी भी अचर संख्या से, ठीक है। चलो भाई, तो ये इसके 2 एग्जाम्पल हो गए हैं, बाकी तो दुनिया भर के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, ओके। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला देखो क्वेश्चन नहीं, अगला कंसेप्ट आया है जो कि क्या है, बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? तो बहुपद शून्यक की बात करूं तो शून्यक में क्या होता है, तो ऐसा x का मान जिसको बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद को शून्य कर दे, उसे बहुपद का शून्यक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि मैंने एक बहुपद माना ऐसा x प्लस में
17 लिख दिया मैंने, ठीक है। इसका क्या होगा शून्यक, तो शून्यक मतलब x का ऐसा मान जिस पर इसका मान शून्य हो जाए, तो x + 17 इसके सामने 0 रखा और x का मान -17 आ गया। तो इसमें देखो x का मान -17 अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो क्वेश्चन में क्या होगा, तो यहाँ जैसे ही मैंने -17 रखा तो ये आ गया -17 + 17 और ये 0 आ गया, यानी इस बहुपद का शून्यक क्या है, -17। ओके, तो भाई याद रखना शून्य का मतलब होता है x का वह मान जिस पर पूरा बहुपद 0 हो जाए, शून्य हो जाए, उसे उस बहुपद का शून्यक कहा जाता है। डन, चलो भाई ठीक है। इस पर क्वेश्चन भी करते हैं जिससे और भी चीज़ें क्लियर होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में है, प्रश्नोत्तर में, चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। भाई प्रत्येक बहुपद है उनका मान ज्ञात करना है। तो x का मान 1 है उसको यहाँ पर रखेंगे, y का मान 2 है उसको रखेंगे, और t का मान a है उसको रखेंगे। चलो भाई इसमें करते हैं पहले वाले को स्टार्ट। तो x का मान 1 है तो हम रखेंगे p 1 रखेंगे, और ये हो जाएगा 5, 1 का वर्ग हो जाएगा, और माइनस में 3 गुने में 1 आएगा, और प्लस में 7 आ गया। ठीक है, ये चीज़ आ गई। ओके, अब यहाँ देखते हैं 5, 1 का वर्ग मतलब 5 एकम 5 ही होगा यहाँ पे, -3 एकम 3 ही होगा, प्लस में 7 है, तो 7 में से 3 गया तो 4 बचा, और 4 5 9 हो गया, यानी कि ये आंसर 9 आ गया। ठीक है, डन, यानी x के एक मान पर ये पूरा बहुपद 9 आएगा। ओके, चलो भाई सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड में y का मान 2 दे रखा है, आप 2 को रख देते हैं यहाँ पे। तो 2 को रखेंगे तो क्या आएगा, q के अंदर 2 को रखा तो ये आ रहा है 3 गुने में 2 की घात 3, माइनस में 4 गुने में 2, प्लस में √ में 11। ये चीज़ हमारे पास है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दिया 24, यानी ये आ रहा है तुम्हारा 24, माइनस में 8, प्लस में √11। 24 में 8 गया कितना बचेगा, तो 16 बचेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 16 प्लस में √11, ये आ गया। तो यहाँ पर हमने जैसे 2 का मान रखा तो ये 16 प्लस में √11 आ गया। ओके, चलो भाई ठीक है। अब तीसरे पार्ट की बात करें तो तीसरा पार्ट क्या आएगा, तो तीसरे पार्ट की बात करें तो यहाँ पर t का मान a रख रहे हैं, तो a रखते ही ये क्या आ जाएगा, तो हम इसमें लिख सकते हैं pa, तो कितना आ जाएगा, ये इक्वल है हमारे पास 4 a की घात 4 प्लस में 5 a की घात 3, और उसके बाद माइनस में a की घात 2 और प्लस में 6। भाई यही कर दिया हमने, हर t की जगह a रख दिया, मतलब a की घात 4 आ गया, 5 a की घात 3 आ गया, और a की घात 2 आ गया, और 6 का 6 आ गया। डन, तो यहाँ पर हमने इन तीनों के मान निकाल दिए। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके भाई, यहाँ पर देखते हैं भाई नेक्स्ट क्या है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। मतलब क्या है भाई, ये जो दे रखा है अब इसको देखना है कि क्या ये शून्यक है इसका कि नहीं है। चलो भाई देख लेते हैं। तो पहले वाले की बात करते हैं। तो पहला वाला क्या है, p, देखो x का मान क्या रखने का है, -1/3, तो हमने रख दिया भाई। इसको रखा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 गुने में -1/3 प्लस में 1, यानी 3 से 3 कट गया, और -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कि भाई हाँ, मतलब इसका आंसर सीधे हाँ हो जाएगा, भाई ये शून्यक है। ठीक है, चलो भाई उसके बाद सेकंड की बात करते हैं। यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ p के अंदर x का मान 4/5 रखेंगे, तो यहाँ 4/5 रख देता हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 गुने में 4/5 माइनस में पाई आ रहा है। अब 5 से 5 कट गया और 4 में से पाई जाएगा, तो क्या बच गया भाई, वही बचेगा 4 - पाई। 0 तो नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्यक नहीं है। ठीक है, चलो भाई अब इसके बाद तीसरे पार्ट की बात करते हैं। तो तीसरे पार्ट में क्या आएगा, तो यहाँ पर हम 1 और -1 रख सकते हैं। तो अगर मैंने x की जगह 1 रखा तो उस कंडीशन में 1 का वर्ग माइनस में 1 आएगा, यानी ये भी शून्य आ रहा है। अगर मैंने -1 रखा तो भी -1 का वर्ग -1 आएगा, और ये भी शून्य आएगा। दोनों कंडीशन में शून्य आ रहा है। ठीक है, अब दोनों कंडीशन में शून्य आ रहा है, इसका मतलब दोनों कंडीशन में है, तो यहाँ भी लिखोगे हाँ। ठीक है, और यहाँ भी हाँ आ जाएगा। ओके, चलो भाई ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। चौथे पार्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास है px बराबर में आएगा x प्लस में 1 और x माइनस में 2। अब इसमें चेक करना है किस पे, तो पहले चेक करना है -1 पे, और फिर चेक करना है 2 पर। ये दोनों हमें चेक करना है। देखो -1 पर 2 पर इसमें यहाँ पर चेक करना है। तो यहाँ पर अगर मैं -1 रखता हूँ तो -1 + 1 आएगा, और यहाँ पर -1 - 2 आएगा। अब ये तो 0 आ रहा है, अब 0 को किसी से भी गुना करके तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर 2 को रखते हैं तो 2 प्लस में 1 आएगा, और यहाँ पर
2 माइनस में 2 आएगा, तो ये शून्य हो रहा है, शून्य को इससे गुना करोगे तो भी शून्य आएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं भाई शून्य आ गया। ओके, चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं किस पे, पांचवें पार्ट पे आते हैं। तो पांचवा पार्ट क्या होगा, पांचवें पार्ट में देखें तो ये पी एक्स है बराबर में एक्स का वर्ग आ रखा है। अब इसको चेक करना है किस पे, जीरो पे, तो ये कितना आएगा, 0 का वर्ग यानी 0 आ चुका है। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई ये है, तो यहाँ पे भी हाँ हो जाएगा, ये भी हाँ की कंडीशन में आ गया, ठीक है, और ये भी हाँ की कंडीशन में आ गया। ओके, चलो भाई ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों नोट कर सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई अगले क्वेश्चन की, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, उसी का कुछ पार्ट बचा हुआ है, उसको भी कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई छठा पार्ट, तो छठे पार्ट में क्या है, पी एक्स की जगह लिखा -m बटे में l लिखा है, बराबर में क्या है, l x है, x का मान, अब देखो क्या चीज़ है, x का मान हमें -m बटे l लिखना है, तो वही चीज़ हम लिखते जाएंगे यहाँ पे, -m बटे में l आ गया, प्लस में m आ गया, ठीक है, l से l कट गया, -m प्लस m कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ओके, चलो भाई ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले पे तो यहाँ पर पी एक्स का मान क्या रखेंगे, तो 1/√3 माइनस का और फिर 2/√3 दोनों पे चेक करेंगे। तो ठीक है भाई, माइनस का 1/√3 रखा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 3 गुने में माइनस का 1/√3 का वर्ग माइनस में 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, इसको लिख सकते हैं हम 3 गुने में 1/3 माइनस में 1 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, और यहाँ पर इससे ये कटा और 1 माइनस 1 0 आ गया। ठीक है भाई, ये भी यहाँ पर हाँ वाली कंडीशन में ही है कि ये भी इसका शून्यक है, ऊपर वाला भी शून्यक था। ठीक है, इसमें दूसरे पार्ट को भी चेक करना है जो कि क्या है, 2/√3, तो यहाँ पर लिख सकते हैं भाई 3 गुने में 2/√3 का वर्ग और माइनस में 1। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 3 गुने में 4/3 हो जाएगा, क्योंकि 2 का वर्ग तो 4 होगा और √3 का वर्ग सिर्फ √3 होगा। ठीक है, और माइनस में 1 है, इससे ये काट दिया और 4 में से 1 गया तो 3 बच गया। ठीक है, ये भी हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ पर क्या 3 है तो शून्यक होगा, तो नहीं होगा, तो हम इसको लिखेंगे यह शून्यक नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर लिखे यहाँ भाई है, हाँ है। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। ओके, तो ऊपर वाला भी हाँ है, बिल्कुल है, तो वो भी शून्यक है, नीचे भी शून्यक है, लेकिन ये वाला शून्यक नहीं है। अब आते हैं 8वें पार्ट पे। ठीक है, तो 8वें पार्ट को देखते हैं। 8वें पार्ट को मैं यही कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा भाई, x का मान कितना रखना है, 1/2 रखना है, और ये कितना आ जाएगा, 2 गुने में 1/2 प्लस में 1 है, 2 से 2 कट गया और 1 और 1 2 आ गया, तो ये शून्यक है, तो ये भी नहीं वाली कंडीशन में ही आ जाएगा भाई, ये शून्यक नहीं है। ओके, चलो भाई इसको नोट कर लो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। भाई जो दोनों के शून्यक है वो ज्ञात करने हैं, मतलब इस सबके। तो शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, तो इन सब के सामने शून्य लिखते जाओ, शून्यक निकल जाएगा। चलो भाई देखते हैं कैसे। फर्स्ट पार्ट की बात करें तो पी एक्स है, बराबर में कितना है, एक्स प्लस में 5, इसके सामने हमने लिखा शून्य, तो यहाँ से एक्स का मान कितना आ गया, -5, तो ये इसका शून्यक आ गया। ओके, चलो भाई ठीक है। सेकेंड पार्ट की बात करें तो ये कितना है, पी एक्स है, बराबर है एक्स -5 है, इसके सामने शून्य रखा तो x का मान 5 आ गया, तो ये भी इसका शून्य का आ गया। थर्ड पार्ट की बात करें तो वो क्या है, 2x प्लस में 5 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2x प्लस में 5 बराबर में शून्य आएगा। तो यहाँ 2x को लिख सकते हैं -5 और x को लिख सकते हैं -5/2, ये चीज़ आ गया हमारे पास। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, -5/2 आ गया। ओके, चलो भाई ठीक है, तीसरा भी निकल गया हमारे पास। उसके बाद हम बात करते हैं चौथे पार्ट पर। तो चौथा पार्ट क्या है, तो यहाँ पर है पी एक्स बराबर में 3x माइनस में 2 है, इसके बराबर 0 रखा, तो यहाँ से लिख सकते हैं भाई 2 को उधर भेजा तो 2 हो जाएगा और x का मान 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इसका शून्य निकल गया चौथे पार्ट का। ओके, अब आते हैं पाँचवें पार्ट की बात करते हैं। तो पाँचवा पार्ट क्या है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं भाई पी एक्स बराबर में 3x है और इसके बराबर में शून्य लिखा, और यहाँ से कह सकते हैं भाई x का मान शून्य आ गया। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं भाई सबके शून्यक हमने निकाल लिए, कि आप चेक करोगे तो भी शून्य निकलेगा। जैसे कि देखो x का मान -5 है, अगर मैं -5 रखता हूँ तो -5 + 5 0 ही आता भाई, जो हमने निकाला है वो शून्य लेके ही आएगा, क्योंकि वो शून्यक है। देखो यहाँ पर जो है -5/2 अगर मैं रखता हूँ यहाँ पर, तो भाई -5/2, 2 से 2 कट गया, -5 + 5 0 ही तो आएगा, तो इस पर भी 0 ही आएगा। तो यहाँ भाई शून्यक निकाला है तो वो 0 निकलेगा भाई, कन्फर्म निकलेगा। ओके, चलो भाई आप इसको नोट कर सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन वही सेम ही क्वेश्चन है, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है भाई, इसका भी शून्य निकालना है। तो भाई छठे वाले की बात करें तो भाई पी एक्स, ये क्या है, ए एक्स है, और इसके सामने हमने लिखा शून्य, तो x का मान कितना होगा, तो a नीचे आ जाएगा। a नीचे आ गया मतलब ये भी शून्य आ गया, मतलब यहाँ आंसर शून्य आ गया। ठीक है, सातवें पार्ट की बात करें तो क्या आ रहा है, तो इसमें भी देखो पी एक्स है बराबर में सी एक्स प्लस में डी है, और इसके बराबर में शून्य रखा, तो सी एक्स है, डी को उधर भेजेंगे तो माइनस डी आ जाएगा, और x का मान माइनस डी बटे में सी आ जाएगा। भाई ये चीज़ आ गई है। ओके चलो भाई ठीक है, अब इसको भी आप नोट कर सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की देखो, क्वेश्चन क्या अगला क्या है, शेषफल परिमेय है। तो शेषफल परिमेय हमें पता होना चाहिए, शेषफल परिमेय क्या है। अब देखो शेषफल परिमेय से पहले एक विभाजन बताता हूँ, भाग किस तरह से होता है। तो एक सबसे सिंपल भाग क्या चीज़ है भाई, यहाँ पर अगर 7 है, इसको मैं 2 से भाग करता हूँ, तो 2 तिया 6 करते हैं, और बचता है वो नीचे आता है। ठीक है, यानी कि देखो क्या आ रहा है, यानी कि मैं कहूँ यहाँ पर अगर ये अंदर पी एक्स है और इसको मैं क्यू एक्स से जी एक्स से भाग करता हूँ, तो यहाँ पर क्यू एक्स आएगा, और नीचे शेषफल जो बचता है वो आर एक्स बचता है। भाई यही चीज़ होता है, यही होता है। ठीक है, अब इनके नाम क्या होते हैं, तो नाम की बात करें तो ये इसका नाम होता है शेषफल। ठीक है, ये क्या है, इसे कहते हैं भाज्य, और ये क्या है, तो इसे कहते हैं भाजक। ठीक है, और इसे कहते हैं हम भागफल। भाई ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। ओके, अब देखो यहाँ की बात, इस कंडीशन से इसको कैसे हम आपस में रिलेट करेंगे। तो देखो यहाँ पर देखूँ, अगर मैं कहूँ 7 क्या है, तो 7 कैसे बनेगा, तो 2 तिया 6 और 1 मिल के 7 होता है, यानी ये 2 को 3 से गुना करते हैं और प्लस में 1 करते हैं, तभी ना 7 होता है। इसी को इसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला बनाया गया है पूरा। वो कैसे बनाया है, तो हम देख रहे हैं भाई पी एक्स है, तो पी एक्स को यहाँ लिखा। ठीक है, उसके बाद 2 को 3 से किया था, मतलब जी एक्स को क्यू एक्स से गुना करना होगा, तो यहाँ लिखेंगे क्या, जी एक्स है और क्यू एक्स लिख दिया। ठीक है, और प्लस में आ रहा है क्या, आर एक्स आ रहा है, ये आ गया, प्लस में आर एक्स आ गया, ये चीज़ आ गई है। तो ये आपका एक पूरा फॉर्मूला बन गया जो कि विभाजन का आ गया। तो मतलब जो विभाजन का ये सूत्र पूरा आ गया। अब ये चीज़ तो विभाजन का था, इसमें शेषफल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, शेषफल परिमेय द्वारा शेषफल कैसे निकाला जाता है, तो इसका एक शॉर्टकट सा ट्रिक है। देखो पहले तो विभाजन मैंने एक्सप्लेन किया है, अब शेषफल के बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसे कि मैं बात करूँ, कोई भी समीकरण लिखा हुआ है, जैसे कि पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर नहीं, पी एक्स है बस, ये बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 3, इस तरह से दिया है। अगर मैं कहूँ इसको x प्लस 1 से भाग करने पर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, तो इसमें क्या करना है, डायरेक्ट इसके सामने 0 रखना है, x का मान आएगा -1 आएगा। ठीक है, और इसका शेषफल कैसे आएगा, तो rx बराबर होता है, याद रखना, p के अंदर इस x का मान, इसी को rx कहा जाता है। अब इसका मान मतलब इस p को उठा के यहाँ रखेंगे, भाई -1 का मान उठा के यहाँ रखेंगे, यहाँ रखोगे तो क्या आएगा, तो -1 की घात 2 आएगा, प्लस में 5 -1 आएगा, और प्लस में 3 आएगा। ये चीज़ आ रहा है, -1 की घात क्या होगी, तो 1 ही होगी। ठीक है भाई, 1 लिख दिया, -5 को -1 से गुना करेंगे तो -5 आ रहा है, और प्लस में 3। तो हम क्या देख पा रहे हैं, -5 और 4 मतलब -1, यानी अगर हम इसको इससे भाग करेंगे तो -1 आएगा, शेषफल जो है वो -1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं शेषफल किस तरीके से निकाला जाता है, और शेषफल परिमेय क्या है, तो यही परिमेय है, इसी अनुसार से हम इसका आंसर निकालते हैं। ओके चलो भाई ठीक है, आते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं जिससे और डिटेल में समझ में आता है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं भाई पी एक्स जी एक्स है, से भाग दीजिए, और जहाँ पी एक्स जो ये है और ये इतना है भाई, इसको भाग देना है, और फिर देखना है शेषफल कितना बचेगा। तो भाई इसमें देखो दोनों चीज़ें हम करेंगे, पहले हम भाग दे लेते हैं, फिर उसके बाद शेषफल निकाल लेंगे अलग फार्मूले से। तो भाई भाग की बात करूँ तो यहाँ पर ये है क्या, 3x का वर्ग प्लस में x माइनस में 1, और इसको हम भाग कर रहे हैं x प्लस 1 से। ठीक है, हमने वर्ग वाले को पहले लिखा, फिर 1 वाले को लिखा, फिर कांस्टेंट अचर संख्या लिख दी। ठीक है, अब इसमें देखो x से किससे गुना करें कि ये 3x का वर्ग है, तो भाई x से कितना ज़्यादा है, तो x से 1x ज़्यादा है, x का स्क्वायर है मतलब 1x ज़्यादा है, और 3 भी एक्स्ट्रा है, यानी कि अगर मैं 3x से गुना करूँ तो देखो 3x से इसको क्या, 3x का वर्ग आएगा, 3x को 1 से क्या, तो ये भी 3x आएगा। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं ये तो गया कट, x में से 3x गया तो -2x बचेगा। ठीक है, -2x बचा। ठीक है, ऊपर से देखा तो हमने -1 बच गया। अब किससे करूँ, तो x से कितना ज़्यादा है, तो -2 ज़्यादा है। ठीक है, -2 गुना, तो हम कह सकते हैं भाई -2 से किया तो ये करते हो जाएगा -2x और -2,
ये देख पा रहे हैं ये कट गया और ये माइनस है तो प्लस जाएगा, एक प्लस में मतलब -1 प्लस में 2 कितना आएगा, तो ये 1 आ जाएगा, यानी इसका शेषफल 1 आ गया। मतलब हमने भाग किया पूरा तब शेषफल 1 आ गया। अब करते हैं शेषफल परिमेय के द्वारा एकदम मतलब बिना भाग किए हुए आंसर कैसे हो रहा है। तो हम देख पा रहे हैं भाई gx कितना 1 + x है, इसके बराबर 0 रखा और x का मान आ गया -1। इसको उठा के हमने रख दिया इसके अंदर, यानी शेषफल जो मुझे निकालना है वो क्या आएगा, p के अंदर -1 रखेंगे और -1 रखते ही कितना आ जाएगा, -1 प्लस में 3 गुने में -1 का वर्ग माइनस में 1 ही आ रहा है। यहाँ देखेंगे -1 और ये प्लस का 3 आएगा और -1 और 3 में से -2 जाएगा और 1 बचेगा। तो क्या यही सेम आंसर आ गया? आ गया, बिल्कुल आ गया। तो भाई ये तो फिर भी छोटा भाग था, कुछ बड़े बड़े भाग होते थे, ठीक है। उस बड़े भाग को किए बिना हम डायरेक्टली बस वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो भाई ये है शेषफल परिमेय, ये बहुत आसान कर देता है क्वेश्चन को, तो इसको ये चीज़ तुम्हें आनी बहुत ज़रूरी है। ओके, चलो भाई आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और भी क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसके। अगला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा बड़ा भाग आया है तो इसमें भी मजा आने वाला है, तो इसमें भी कर लेते हैं वैसे शेषफल परिमेय द्वारा ही, क्योंकि शेषफल ही ज्ञात करना है इसमें। तो इसमें हल में आते हैं, gx बराबर में है x माइनस में 1, इसके बराबर में 0 रखा और x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसके अंदर ये चीज़ जो आ रखी है, जो px थी, तो p के अंदर 1 रखा हमने, p के अंदर 1 रखा हमने, तो इससे 1 रखने से क्या होगा, तो ये आ जाएगा 1 की घात 4 प्लस में 1 की घात 3 माइनस में 2 गुने में 1 की घात 2 प्लस में 1 और प्लस में 1, ये चीज़ आ रहा है, ठीक है। इसको अगर कंप्लीट करते हैं तो 1 और 1 2 होगा, और ये कितना है, 2 एकम 2 ही होगा, और ये 1 और 1 2 होगा, यानी क्या आ रहा है हमारे पास, तो 2 - 2 + 2। अब ये देखो ये कट गया और आंसर 2 आ रहा है, ठीक है। यानी अगर मैं इससे इसको भाग करता हूँ तो शेषफल 2 आएगा। ओके, तो शेषफल हमने इसका डायरेक्टली निकाल दिया। ओके, चलो भाई इसको नोट कर सकते हो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं भाई x - a से इसको भाग करना और शेषफल ज्ञात करना है। तो फिर से वही चीज़ है, सेम कंडीशन। तो हम लिखेंगे भाई gx कितना है, तो ये है x माइनस में a है, इसके बराबर 0 रखा तो x का मान कितना आ गया, a आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया, इस x के मान को उठा के px में रखेंगे, यानी कि हमने शेषफल अगर निकालना है तो उसको रखना है p के अंदर a रखना है। यहाँ पर ये आपका px था, उसके अंदर a रखना है। अब यहाँ पर रखोगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 की घात 3 माइनस में a गुने में a का वर्ग आएगा, ठीक है, प्लस में 6 गुने में a आएगा माइनस में a आएगा, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 1 की घात 3 है और 1 की घात 3 है, दोनों आ गए, और 6 में से 1 गया तो ये 5 ही बच गया, ठीक है। इससे ये कट गया और बच गया कितना, 5a हमारा ये आ चुका है। ओके, चलो भाई, यानी हम इससे जब इसको भाग करेंगे तो 5a आंसर आएगा। तो हमने शायद सीधे डायरेक्ट निकाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्या है, बहुपदों का गुणनखंड, मतलब विभाजन का शेषफल के हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, उससे रिलेट करा के, जिससे कि वो चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम लेके आए हैं आपके लिए बहुपदों का गुणनखंड, यानी कोई भी बहुपद था उसका गुणनखंड, उसको तोड़ा कैसे जाए, एक पूरा बहुपद होगा उसको तोड़ के 2 अलग अलग गुणनखंड में कैसे निकाला जाए। तो इसका एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जैसे कि हमारे पास एक बहुपद है x² प्लस में 5x प्लस में 6, ये दे रखे हैं। अब इसको तोड़ा कैसे जाए, तो इसका एक रूल क्या है कि भाई x² के साथ जो भी होता है उसको इधर गुना करना होता है। यहाँ 1 है, 1 को 6 से गुना करेंगे तो 1 गुने में 6 बराबर में 6 आ रहा है, ठीक है। अब इसको ऐसे तोड़ना है जिनको जोड़ने पर तो 5 है और गुना करने पर 6 है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसको, तो इसको हम कर सकते हैं 3 प्लस में 2 कितना होता है 5, और 3 गुने में 2 कितना होता है 6। जोड़ने पर 5 आ रहा है और गुना करने पर 6 आ रहा है, मतलब चीज़ें ठीक चल रही है। चलो भाई ठीक है, अब इसको हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पर x² का यही रखेंगे, प्लस में 5x की जगह रखेंगे 2x और 3x और प्लस में 6, ठीक है। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो हाँ भाई x कॉमन आ रहा है, तो इसमें हम x कॉमन ले लेते हैं। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन आ रहा है, तो इसमें लिख देंगे x + 2 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ से x + 2 कॉमन ले लेते हैं और बच गया x + 3। यानी आपको मैं बताऊं, इसी को हमने तोड़ के हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी ये 2 गुणनखंड में टूट चुका है, 2 खंडों में टूट चुका है, जिसमें ये भी और ये भी आ चुका है। अब इससे अगर इसको भाग करोगे तब भी 0 आएगा, इससे इसको भाग करोगे तब भी 0 आएगा, क्योंकि ये इसी से तो टूट के बना है। भाई जैसे क्या होता है, जैसे आपने 12 लिखा, इसको लिख सकते हो 4 × 12 लिख सकते हो।
अब 12 का गुणनखंड 4 और 3 क्या है, तो 4 से इसको भाग करोगे तब भी शेषफल 0 आएगा, 3 से इसको भाग करोगे तब भी शेषफल 0 आएगा। वैसे ही यहाँ पर है, इसका अगर ये गुणनखंड है, इसका मतलब इससे जब इसको भाग करोगे तो शेषफल 0 आएगा, इससे इसको भाग करोगे तो शेषफल 0 आएगा। डन। चलो भाई ठीक है, तो ये चीज़ मैंने समझा दिया गुणनखंड कैसे होता है, और करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन जिसमें और मजा आने वाला है। क्वेश्चन में देखें तो सबसे पहला है x माइनस 1 जो है वो इसका गुणनखंड है का मतलब क्या है कि अगर ये इससे भाग किया जाए तो फिर कितना आएगा, शेषफल 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई, हल में आते हैं, gx दे रखा है हमें x माइनस में 1, इसके बराबर 0 रखा और x का मान निकाल दिया 1, ये आ गया। और हमें पता है rx कितना है, ये है 0, और ये किसके बराबर है, p और 1 के बराबर है, यानी कि क्या, अगर 1 पुट करेंगे तो ये शेषफल 0 ही आना है। अब मैं 1 अगर यहाँ रखता हूँ तो कितना आएगा ये, तो ये 4 1 की घात 3 आएगा, प्लस में 3 1 की घात 2 आएगा, अब माइनस में 4 1 आएगा, और प्लस में k आ रहा है। ठीक है, अब इन p और rx को रहने देते क्योंकि हमें k का मान निकालना था, तो 0 यहीं रखा, 4 एकम 4 आ गया, 3 एकम 3 आ गया, और माइनस में 4 आ गया, प्लस में k आ गया, 4 से 4 कट जाएगा और 3 को उधर भेज देंगे तो -3 हो जाएगा, और ये k का मान हो गया। ठीक है, k का मान -3 आ चुका है। डन। चलो भाई ठीक है, k का मान -3 आ चुका है, यही इसका आंसर आ चुका है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, देखो इसमें हम सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं, जिस तरह के पैटर्न आपके क्वेश्चन बोर्ड में मतलब तुम्हारी क्लासेस में पूछे जाते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, हर एक अलग टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। ठीक है, हर एक कंसेप्ट को बताया जा रहा है, उसी के साथ में उससे से रिलेट करके क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, जिससे कि कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है और क्वेश्चन तो क्लियर हो ही रहे हैं। ठीक है, तो भाई इसको लाइक जरूर कर देना और इसको अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, कि जिससे कि उनका भी फायदा हो, भाई आपका तो फायदा हो ही रहा है। ओके, चलो भाई स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या करेगा, गुणनखंड परिमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक gx px का गुणनखंड है या नहीं, मतलब ये इसका गुणनखंड है या नहीं, इसको करने वाले हैं सॉल्व। ठीक है, चलो भाई ये पहले पार्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या चीज़ है, अब इसमें देखो गुणनखंड देखना है कि है कि नहीं है, तो भाई वो कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन सिर्फ वही होगी कि अगर हम यहाँ से x का मान रखते हैं तो वो 0 आना चाहिए। चलो भाई ठीक है, तो भाई यहाँ पर क्या चीज़ है, gx के बराबर हमने लिखा x प्लस में 1 और इसके बराबर 0 रखा और x का मान निकाल दिया -1। इस x का मान जैसे ही हम px में रखेंगे अगर वो 0 आता है तो ये इसका गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं p और x का मान रखा हमने कितना, -1। ठीक है भाई, -1 रखा, -1 रखते आ जाएगा 2 -1 की घात 3 आएगा, प्लस में -1 की घात 2 आएगा, और प्लस माइनस में ये 2 है और -1 आएगा और माइनस में 1 है, ये चीज़ आ गई। मतलब भाई हमने जहाँ जहाँ x था वहाँ -1 रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो भाई -1 की घात 3 माइनस ही होगा, मतलब -2 आ गया, वर्ग जो होगा वो प्लस होगा, इसको गुना करेंगे तो ये +2 आएगा और ये -1 है। तो हम देख पा रहे हैं इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, चारों चीज़ें कट गई हैं, तो ये पूरा कितना आ गया, पूरा का पूरा 0 आ चुका है। डन, पूरा 0 आ चुका है। चलो भाई ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं भाई, मतलब 0 का मतलब क्या आ गया, 0 का मतलब ये आ गया है कि भाई ये gx इसको पूर्णतः विभाजित कर रहा है, यानी gx px का गुणनखंड है। तो लिखेंगे हम नीचे gx जो है px का गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड हो जाएगा। ओके, चलो भाई इसको आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले पार्ट पे। अगले पार्ट की बात करें तो इसमें gx दे रखा है हमें x प्लस में 2 और इसके सामने हमने 0 रखा। ठीक है, अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, x का मान आ गया -2। देखो अगर किसी को ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो भाई वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं, और अगर किसी को स्लो लग रहा है तो उसको फास्ट करके देख सकते हैं, जो मतलब आप अपने सूटेबल के अनुसार कि भाई कैसा आपको कंफर्टेबल लग रहा है उस अकॉर्डिंग वीडियो की स्पीड एडजस्ट कर लेना। ओके, चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर क्या है भाई, gx से की हेल्प से हमने x का मान निकाल दिया, इसको हम px में रखेंगे, तो रखा हमने तो कितना हो जाएगा भाई, -2 रखा यहाँ पे, -2 रखते क्या हो जाएगा भाई, -2 की घात 3 -2 का वर्ग +3 -2 आएगा, प्लस में 1 आ जाएगा, ये चीज़ें। ठीक है, -2 की घात 3 का मतलब क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, -8 हो गया, 2 दूनी 4 तिया 12 आएगा प्लस का, और यहाँ 3 दूनी -6 आएगा और प्लस में 1 आ रहा है।
ठीक है। अब देख रहे हैं 8 6 14 मतलब -14 आ रहा है, और 12 1 13 मतलब प्लस का 13 आ रहा है। भाई -14 + 13 आंसर कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। और -1 का मतलब अब क्या कहा जा रहा है कि भाई GX से हमने जब भाग किया उसको तो रिमाइंडर शेषफल -1 आ गया, यानी ये इसको पूर्णतः विभाजित नहीं कर रहा, यानी GX PX का गुणनखंड नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर GX PX का गुणनखंड नहीं है। ठीक है भाई, डन हो गया। ओके, तो आप इसको नोट कर सकते हो। फिर हम आते हैं थर्ड पार्ट पे इसके। ठीक है भाई, तीसरे पार्ट की बात करें तो यहाँ पर GX कितना है? x - 3 भाई रख लेते हैं, x - 3 बराबर में 0, और यहाँ से x का मान आ गया 3, ये चीज़ आ गई है। चलो भाई ठीक है। अब इस x के मान 3 को हम उठा के तीसरे पार्ट में यहाँ पर रख देंगे, मतलब PX में रखेंगे। तो P रखा हमने और इसमें रखा हमने 3, और ये आ गया 3 की घात 3 माइनस में 4, 3 की घात 2 प्लस में 3 प्लस में 6 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर रख सकते हैं 3 × 9 = 27 आ गया, और 3 × 9 = 36 आ गया, और ये 6 और 3 9 हो गया। ठीक है भाई, 27 और 9 36 होगा, और 36 में 36 गया 0, मतलब ये 0 आ रहा है। अब 0 आ रहा है, इसका मतलब GX PX का गुणनखंड है। तो यानी हम लिखेंगे GX PX का गुणनखंड है। ठीक है, डन। चलो भाई ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई, अगले की बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x - 1 जो हो PX का गुणनखंड हो, यानी है गुणनखंड। यानी यहाँ पर ही x - 1 इसको विभाजित कर रहा है, इसका गुणनखंड है, यानी शेषफल 0 आने वाला है। ठीक है, अब 0 के हिसाब से इसमें k का मान हर किसी पार्ट में हम निकालेंगे। तो भाई इसमें अगर सॉल्यूशन की बात करें तो पहले मैंने लिखा GX जो है वो कितना है? x - 1 है। यहाँ से इसके बराबर 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ गया? 1 आ गया। अब इसी के अनुसार फर्स्ट पार्ट में आते हैं। ठीक है, पहले में क्या आएंगे? अगर मैं p का मान या x का मान 1 रखता हूँ तो यह आएगा 1 का वर्ग प्लस में 1 प्लस में k, और बराबर में 0 आएगा, क्योंकि इसने कहा था गुणनखंड है तो 0 आएगा। अब यहाँ से k का मान कितना आ रहा है? तो k का मान 1 और 1 2, उधर जाके -2, यानी इतना आ गया। पहले पार्ट का तो इतना आ गया। सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर कितना है? तो हम लिख सकते हैं p, और यहाँ भी 1 रखेंगे हम। 1 रखते ही क्या चीज़ हो जाएगा? तो भाई यहाँ पर कितना है? 2 गुने में 1 का वर्ग प्लस में k गुने में 1 है प्लस में √2 है, ये चीज़ आ गया। ठीक है, अब ये 2 आ रहा है और ये √2 आ रहा है और ये k आ रहा है, और बराबर में क्या आएगा? 0 आएगा। भाई यही था, भाई गुणनखंड से 0 तो आएगा ही। अब हम देखेंगे k को यहीं रहने देते हैं, बाकी को उधर भेजेंगे, तो 2 उधर जाके -2 होगा, √2 उधर जाके -√2 होगा, तो ये k का मान आ चुका है। ठीक है, डन। चलो भाई ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो। फिर हम आते हैं थर्ड पार्ट पे इसके। ठीक है, चलो भाई तीसरे पार्ट की बात करते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? p में x का मान 1 ही रखेंगे। ठीक है, 1 जब हमने इसमें रखा तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं? k गुने में 1 का वर्ग माइनस √2 गुने में 1 प्लस में 1 बराबर में 0 है। ठीक है भाई, ये आ गया। अब यहाँ से k का मान निकालेंगे तो k एकम k ही होगा, इसको उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? √2 आ जाएगा और -1 हो जाएगा। भाई माइनस वाला उधर जाके प्लस और प्लस वाला उधर जाके माइनस, तो k का मान इतना आ चुका है। डन। चलो भाई ठीक है, अब आते हैं चौथे पार्ट पे। चौथे पार्ट की बात करें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है x को हमने क्या रखा? 1 रखा है यहाँ पे भी, तो हम लिख सकते हैं k गुने में 1 का वर्ग माइनस में 3 गुने में 1 प्लस में k, और बराबर में 0 आ रहा है, ये आ रहा है। अब k एकम k होगा, k और k मिलके 2k हो जाएगा, और -3 को उठा के दूसरी तरफ भेज देंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं 2k बराबर में 3 आ गया, और k का मान आ गया 3/2 आ गया। ठीक है, डन। चलो भाई ठीक है, इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें तो गुणनखंड ज्ञात करना है। अब इसमें आ गया गुणनखंड ज्ञात करना है, और गुणनखंड कैसे ज्ञात होगा। अब ज्ञात करने की बात करें तो भाई इसको तोड़ना है, और तोड़ना मैंने क्या बताया था कैसे, कि भाई पहले हमें इसको 6 को 2 से गुना करना होगा। तो भाई पहले मैं फर्स्ट पार्ट पे आता हूँ, और इसमें देखो क्या चीज़ है जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 6x का वर्ग माइनस 7x प्लस में 2 है, और ये आ गया। इसमें देखो पहले 6 को 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी
12 आ रहा है, ठीक है भाई, 6 दूनी 12 आ गया, डन। अब उसके बाद बीच वाले को तोड़ा जाएगा। अब बीच वाले को तोड़ेंगे तो कैसे, देखो एक चीज़ क्या होता है तोड़ने में, क्या होता है, एक तो हम उसको घटाते हैं बड़े में से, या फिर एक होता है जो जोड़ते हैं, ठीक है। दो ही कंडीशन है, या घटा के साथ आए या जोड़ के साथ आए, ठीक है। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि घटा क्या रहा है साथ की जोड़ क्या रहा है साथ, तो ये डिसाइड करेगा कि ये 12 प्लस का था कि माइनस का। अगर वो 12 जैसे कि इसको जब इससे गुना करेंगे और वो प्लस का आता है तो यहाँ पर ये जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ठीक है। अब जुड़ता कैसे है, तो जुड़ने में कैसे 12 आएगा, 7 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो 4 और 3, 4 तिया 12 आएगा, यानी हम कह सकते हैं 6x का वर्ग माइनस 4x आएगा और माइनस 3x आएगा और प्लस 2, ठीक है भाई। 4 और 3 जुड़ के 7 आ रहा है, डन। और 4 तिया 12 मतलब -4 गुने में -3, देखो यहाँ पर हमने जोड़ा भाई, -4 और -3 मिलके 7 आ रहा है, और -4 गुने में -3 मिलके 12 आ रहा है। भाई दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है ना, तो भाई सही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, तो भाई 2x कॉमन आ रहा है, ये बचा 3x -2, यहाँ पर -1 कॉमन आ रहा है तो 3x -2। याद रखना हमेशा ये दोनों बराबर आना चाहिए, अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं मतलब आप सही जा रहे हो, और ये दोनों बराबर नहीं आ रहे मतलब आप गलत जा रहे हो। ओके चलो भाई, इसको कॉमन ले लेते हैं अलग से, 3x -2 लिखा, और ये आ गया कितना, 2x -1 आ गया, ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया, और यही इसका आंसर आ गया, और यही इसका गुणनखंड आ गया। ओके तो चलो भाई इसको नोट कर सकते हो। फिर हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, अगले पार्ट पे आते हैं, ठीक है। अगले पार्ट की बात करें दूसरे की, तो इसमें लिखा है 2x का वर्ग प्लस में x माइनस में 3, ये चीज़ आ रखा है। अब देखो 2 तिया 6, लेकिन -6 आया है, -6 आया, यानी अब ये घटा के आएगा, x जो आएगा घटा के आएगा। और कैसे आएगा भाई, 3 दूनी 6 होता है, तो 3 और 2 आएगा, लेकिन 3 में से 2 को घटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का आया था। तो 2x का स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 2x माइनस में 3, ये लिख सकते हैं भाई। 3 में से 2 गया, 1x बचा, वही 1x लिखा है, और 3 को जब -2 से गुना करेंगे तो -6 तो आना ही आना है, ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल सही जा रही है। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो x कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या, 2x प्लस में 3। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो -1 आ रहा है, तो 2x प्लस में 3 आ रहा है, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें सेम आ गई ना, सेम मतलब हम सही जा रहे हैं, चलो भाई ठीक है। अब इसको लिख दिया 2x प्लस में 3, और इसको लिख दिया x माइनस में 1, ये चीज़ें आ गई हैं, और यही इसका आंसर है, डन। चलो भाई इसको नोट कर लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है भाई। तीसरे पार्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2x का वर्ग माइनस में x और माइनस में 3, ये चीज़ जा रही है, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाए, देखो फर्क क्या है, इधर प्लस था और इधर माइनस था, इसमें क्या फ़र्क आ गया उसको देखते हैं भाई। 2 तिया 6 मतलब -6 तो आ रहा है, इसको भी घटा कर लाना है। और घटा कर कैसे लाएंगे, तो पिछली बार हमने क्या किया था, तो 2x का वर्ग 3x माइनस 2x इस बार लिख दिया, और पिछली बार हमने लिखा था -2x प्लस में 3x लिखा था, ठीक है। मतलब पिछली बार 2 को माइनस रखा था, इसको प्लस रखा था, क्योंकि हमें पिछली बार पॉजिटिव चाहिए था, इसलिए प्लस वाले को बड़ा लिखा। इस बार हमें नेगेटिव चाहिए तो हमने नेगेटिव को बड़ा नहीं रखा, भाई गलत हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव को ही बड़ा रखना पड़ेगा, तभी तो माइनस आएगा, ठीक है। हमने क्या किया, -3x लिखा और +2x, क्यों, क्योंकि हमें नेगेटिव चाहिए था, तो हम माइनस करके प्लस करेंगे, डन। चलो भाई अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं भाई, x कॉमन ले लिया, और ये आ गया 2x माइनस में 3 बचा, ठीक है। इसमें से 1 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 2x माइनस में 3 आ गया, ठीक है भाई। अब क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो बिल्कुल आ रहे हैं सेम, तो इसको साथ में रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 2x माइनस में 3, और ये आ जाएगा x प्लस में 1, ये चीज़ आ चुका है, ये इसका आंसर है, ठीक है, डन। तो हम इसका गुणनखंड निकाल चुके हैं। ओके चलो भाई आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं भाई चौथे पार्ट पे। चौथा पार्ट क्या कहता है, चौथा पार्ट हमारा कहता है 12x का वर्ग माइनस में x और माइनस में 6, ये चीज़ है। अब देखो क्या आ रहा है, 12 छिक 72 आ रहा है, और वो भी -72 आ रहा है, ठीक है भाई, -72 आ रहा है। 72 में अब क्या करना है, इसको ऐसा लिखना है, मतलब माइनस मारा है मतलब घट के आएगा, यानी एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या, दोनों को घटाएंगे तब जाके -1 आएगा। अब भाई कैसे, जो लगातार नंबर किसका होता है, जिसका गुणा 72 होता है, तो हम देखते हैं 9 8 72 होता है, 72 9 8 72, तो हम 9 और 8 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 12x का वर्ग हम इसमें लिख सकते हैं माइनस में 9x और प्लस में 8x माइनस में 6। अब देखो -9 प्लस में 8 कितना होगा, तो -1, बिल्कुल सही आ रहा है। और 9 8 72 -9 8 72 -72 आ रहा है, बिल्कुल सही। चलो भाई सही जा रहे हैं मतलब हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं भाई कॉमन लेंगे क्या, 3x,
तो 3 चौक 12 यानी 4x आएगा, और 3 या 9 मतलब 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो भाई 2 कॉमन आ रहे हैं, तो ये लिख सकते हैं 4x माइनस में 2 आ रहा है। भाई सेम टू सेम आ गया ना भाई, 4x माइनस 3, 4x माइनस 3 आएगा। बिल्कुल 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 4x माइनस 3 आएगा। भाई 2 जैसी कॉमन लिया तो 3 ही तो आएगा, तो भाई ये दोनों चीज़ सेम होगी। ऐसे ही चीज़ें होती है, अगर थोड़ी भी गलती है यानी आप समझ जाओगे भाई कहीं तो मिस्टेक है, तो भाई यहाँ मिस्टेक है, तुरंत ठीक, तुरंत रिजॉल्व हो जाएगा वहीं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि भाई ऐसे मिस्टेक हो सकती है। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या चीज़ हो रहा है, ये दोनों सेम थे, इसको कॉमन ले लिया हमने, और यहाँ पर 3x प्लस में 2 लिखा जा सकता है। अब कहते हैं इसको हमने फैक्टर करके गुणनखंड करके ये लिख दिया है। ओके, चलो भाई इसको आप नोट कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं 5th क्वेश्चन पे, 5th पार्ट के इसके। 5वें पार्ट की बात करते हैं, तो 5वां पार्ट क्या है, तो 7√2 x का वर्ग माइनस में 10x और माइनस में 4√2, ये चीज़ आ रखा है। आप बोलोगे सर ये खतरनाक क्वेश्चन आ गया, रूट वाला आ गया मतलब खतरनाक क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना। तो भाई देखते हैं कितना खतरनाक है। तो यहाँ पर क्या है, इसको पहले इससे गुना करेंगे, तो 7 चौक 28, भाई क्या है 7√2 को गुना करना पड़ेगा 4√2 से, तो 7 चौक 28 आ रहा है, और ये मिलके 2 दूनी मतलब 2 आएगा, √2 को √2 से करेंगे तो 2 ही आएगा ना, तो 28 दूनी कितना आ रहा है, 56 आ रहा है। ठीक है, ओके। अब ये -4 था ये, यानी ये आंसर जो आएगा -56 आ रहा है, -56 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस 56 को ऐसे लिखना है जिसको कि घटाने पर -10 आए, क्योंकि माइनस आंसर था ना, तो घटाने पर -10 आए और उसके बाद गुना करने पर -56 आए। ठीक है, तो क्या हो सकता है, तो भाई इसमें हम कर सकते हैं 12, देखो 56 के फैक्टर देख लेते हैं क्या क्या आएंगे। तो यहाँ पर देखो 56 की बात करें, जैसे कि कभी दिक्कतें ऐसी आती है, तो 56 की बात करें यहाँ पे, तो 2 से किया तो ये आ जाएगा 28 दूनी 56, 2 से किया तो ये आ जाएगा 14, 2 से किया तो 7, और 7 से किया तो 1, ये चीज़ आ रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखो 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, क्या ये आ रहा है। अब 14 चौकी 56 होता है, तो 14 में से 4 गया तो 56 आ रहा है, मतलब इस तरह से हम इसके फैक्टर करके और यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, 7√2 x का वर्ग है, प्लस में 14x आएगा, सॉरी माइनस में 14x आएगा, और प्लस में 4x आएगा, माइनस में 4√2 आएगा। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं। अब यहाँ एक चीज़ देख लीजिए, -14 लिखा है क्योंकि माइनस वाला नंबर आना चाहिए हमें, तो माइनस बड़ा लिखा, प्लस छोटा लिखा है, डन। अब इसमें जो कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, तो 7x कॉमन आ रहा है। भाई 7x कॉमन आ रहा है तो बचा क्या, √2x बचा, और यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा है। ठीक है, यह आ गया। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें 4 कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया, x माइनस में √2 बच गया। अब बोलोगे सर मैच नहीं किया, तो भाई कहीं कुछ कॉमन लेने में छूटा है, कहीं कुछ और भी कॉमन आ रहा है, और वो भी चीज़ें हैं। तो यहाँ आपको बताऊँ, ये √2 है, ये 2√2 है, तो मैं बताऊँ 2 का मतलब क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं √2 गुने में √2 लिख सकते हैं, यानी कि इस 2 के पास भी √2 है, वो भी 2 हैं, इसके पास 1 है, तो 1 √2 और कॉमन आ सकता है ना। तो यानी जब हमने यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ हम 7√2 कॉमन ले सकते थे, यहाँ कुछ नहीं बचेगा और यहाँ √2 बच जाएगा, ये बचेगा। अब क्या मैच कर रहे हैं, तो बिल्कुल मैच कर रहे हैं, तो इसको लिख लेते हैं, 7√2x प्लस में 4 आएगा, और यहाँ आएगा x माइनस में √2, तो ये इसका गुणनखंड निकल चुका है और ये इसका आंसर है, डन। तो आप इसको नोट कर सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई, हाँ जी। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ गुणनखंड ज्ञात करना है, लेकिन इस बार आया है त्रिघात वाला, 3 घात वाला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, यहाँ पर 3 घात आ चुका है। ओके, तो अब इसमें क्या करेंगे, 3 घात वाला जब भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर जो अंतिम संख्या होती है इसके फैक्टर देखते हैं क्या क्या होता है, तो इसको किस किस से मतलब किस किस क्या क्या इसके गुणनखंड हो रहे हैं। तो इसमें देखेंगे भाई, 1 गुणनखंड है इसका तो -1 भी होगा, 2 गुणनखंड इसका तो -2 भी होगा, तो ये तो बहुत सारे बन जाएंगे। तो हमें सब में नहीं चेक करना, पहले इसमें चेक करना है किस पर 0 आ रहा है। तो भाई इसमें जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट को, तो ये 24 है, तो इसमें क्या करेंगे, 24 का गुणनखंड हम लिख सकते हैं भाई 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और 4 भी हो सकता है, 4 6 24 होगा। ठीक है, 6 चौक 24 हो सकता है, और 8 या 24 हो सकता है, 12 दूनी 24 होता है, 24 से कम 24 होता है, और यही चीज़ सारी नेगेटिव में भी हो सकती है। ठीक है, ये सारे प्लस माइनस में होंगे। ठीक है,
ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये सारे जब प्लस माइनस में हो सकते हैं तो इसमें से वैल्यूज़ को उठा के चेक करेंगे कि किसी पे जीरो आ तो नहीं रहा। तो भाई पहले हमने लिखा पी एक्स, वो क्या है हमारे पास, एक्स की घात 3 माइनस में एक्स का वर्ग माइनस में 14x प्लस में 24। अब अगर मैं इसमें 1 रखता हूँ पहले, तो 1 की घात 3 1 ही होगा, 1 का वर्ग 14 गुने में 1 प्लस में 24। तो क्या आ रहा है, 1 14 और 1 15 माइनस का हो रहा है, और ये आ रहा है 25 आ रहा है, मतलब ये जीरो नहीं आ रहा। ठीक है भाई, -1 पे रखा हमने, ये आ गया, ये आ गया, -1 आ गया, प्लस में 24 आ गया। ठीक है, अब इसमें हम देख सकते हैं भाई कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है -1 और ये आ रहा है कितना, ये भी -1 आ रहा है, और ये करेंगे तो प्लस का 14 आएगा और प्लस का 24, जीरो नहीं आ रहा। ठीक है, तो भाई ये दोनों पे नहीं आ रहा, तो और भी आगे चेक करेंगे हम। अब मैंने चेक किया 2 पर, 2 रखा तो क्या होगा, तो 2 की घात 3 माइनस 2 का वर्ग माइनस में 14 गुने में 2 आएगा और प्लस में 24 आएगा। तो यहाँ देख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस में 4 माइनस में 14 दूनी 28 माइनस में 24, सॉरी प्लस में 24 है, यह आ गया। ठीक है, 28 और 4 कितना आ गया, 32 आ गया, 24 और 4 कितना आ गया, 32 आ गया। यानी हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 32 माइनस 32 जीरो, यानी x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो हम कह सकते हैं तब x बराबर 2 बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। तो तब क्या हो जाएगा, gx मान लेंगे क्या, तो ये x बराबर 2 था, इस 2 को उठा के इधर लाएंगे तो x माइनस 2 आएगा। तो हम कह सकते हैं क्या, x माइनस 2, ठीक है, px का गुणनखंड है। ठीक है भाई, गुणनखंड आ गया, डन। अब क्या करना है, अब इसको भाग करना है, किससे, x माइनस 2 से भाग करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, यहाँ शायद नहीं आ पाएगा, तो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। x का स्क्वायर माइनस में, सॉरी x की घात 3 माइनस में x का वर्ग, और क्या है माइनस 14x प्लस 24, माइनस 14x प्लस में 24, और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं किससे, x माइनस 2 से भाग कर रहे हैं। ठीक है भाई, इससे भाग करेंगे तो भाई x से मैं x की घात 3 कैसे लाऊं, तो भाई 2x ज़्यादा है इसके पास, मतलब x का वर्ग ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, x के वर्ग से गुना करेंगे। तो करते ही कितना हो जाएगा, x की घात 3 हो जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो माइनस 2x का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ कट गई और ये माइनस वाला प्लस होगा, तो भाई -x प्लस 2x, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये x का वर्ग हो जाएगा, माइनस में 14x है और प्लस में 24 है। ये चीज़ें आ चुकी है। ओके, अब भाई क्या चाहिए, x को किससे गुना करूं कि वर्ग आएगा, तो सिर्फ x से करेंगे, तो भाई सिर्फ x से कर दिया हमने, तो कितना हो जाएगा, ये x का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद माइनस में 2x आ जाएगा। ठीक है भाई, ये कट गया। ठीक है, ये प्लस आएगा, तो -14 प्लस में 2 कितना आएगा, तो 12 आ जाएगा, तो लिख दिया हमने 12x माइनस का, और ये कितना आ गया, +24। अब किससे जाएगा, तो अब देख सकते हैं -12 से जा रहे हैं, तो हम इसमें -12 लिख देंगे। ठीक है, -12 से क्या, तो -12x आ गया, और ये प्लस में 24 आ गया, और ये चीज़ आ गई है, ये प्लस आ गया और ये माइनस आ गया है, ये भी कट गया और ये भी कट गया और सब कुछ कट गया, मतलब शेषफल 0 आ गया। ओके, यानी इस अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, अब क्या आ गया हमारे पास, अब यहाँ पर हम कह सकते हैं px जो था वो हमारे पास आ गया है x माइनस में 2 और साथ में x का वर्ग प्लस में x माइनस में 12, ये चीज़ आ चुका है। ठीक है भाई, जो px था पूरी इक्वेशन थी उसको हमने तोड़ के 2 भागों में बांट दिया है, एक तो ये x माइनस 2 था और एक ये आ चुका है। अब क्या इसको भी हम तोड़ सकते हैं, तो हाँ तोड़ सकते हैं, तो भाई तोड़ेंगे ना, फिर x माइनस में 2 है, इसमें देखो 1 से 12 को गुना किया, -12 ही आएगा। अब बीच में क्या करेंगे, उसको तोड़ेंगे तो 4 तिया 12 आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं x का वर्ग प्लस में 4x माइनस में 3x माइनस में 12, इस तरह से कर सकते हैं इसको। भाई 4 तिया 12 ही आ रहा है, और 4 में से 3 गया 1 आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब इसको हम देख सकते हैं भाई, x कॉमन आएगा, x प्लस में 4 आ जाएगा, -3 कॉमन आएगा, x प्लस में 4 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं x माइनस में 2 है, और ये आ रहा है x प्लस में 4 आ गया, और ये आ गया x माइनस में 3 आ गया। ठीक है, ये 3 फैक्टर आपके निकल चुके हैं, जो कि आपका px है।
ठीक है, डन। चलो भाई ठीक है, ये आंसर आपका आ चुका है। तो यहाँ पर हमने देखा जो हमारे पास बहुपद था, त्रिघाती वाला बहुपद था, उसके 3 अलग अलग फैक्टर गुणनखंड निकल चुके हैं। तो याद रखना, जितनी ज़्यादा पावर होगी, जितनी ज़्यादा घात होगी, उतने ही गुणनखंड निकलते हैं। ओके, अधिकतम उतने गुणनखंड निकल सकते हैं। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आते हैं अगले पार्ट पे। ओके, चलो भाई। हाँ जी, तो सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो भाई सेकंड पार्ट की भी बात करेंगे तो यहाँ से हम देख सकते हैं भाई हल में पी एक्स हमें दे रखा है कितना, x की घात 3 माइनस में 2x का वर्ग माइनस x प्लस में 2 है। अब हमें मालूम है 2 के फैक्टर क्या होते हैं, लास्ट वाला जो 2 होता है उसी के गुणनखंड चेक करने हैं। तो इसका होता है हमारे पास प्लस माइनस 1 होगा या प्लस माइनस 2 होगा, इन्हीं पर चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 पर चेक करेंगे। तो 1 पर चेक किया तो 1 की घात 3 आएगा, माइनस में 2, 1 की घात 2 आएगा, माइनस में 1 प्लस में 2, याद है, यानी 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। अब देख रहे हैं 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, यानी 0 आ रहा है, यानी कि 1 पर जो मान आ था, 1 जो था वो इसका शून्यक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं तब x बराबर 1 पी एक्स का शून्यक है। ठीक है, शून्यक हो गया। तो हम लिख सकते हैं तब इसको 1 को इधर लाएंगे तो x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड भी होगा। ठीक है, गुणनखंड है। अब क्या करें, गुणनखंड का मतलब इससे अगर मैं इसको भाग करता हूं तो शेषफल 0 आएगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, x माइनस में 1 लिखा और यहाँ पर लिख दिया x की घात 3 माइनस 2x का वर्ग माइनस x प्लस में 2। ठीक है, डन। तो ये चीज़ आ चुकी है। अब इसको कर रहे हैं भाग। तो भाई x को किससे गुना करें कि 3 आएगा। तो x को अगर मैं x के वर्ग से गुना करता हूँ तभी तो 3 आएगा। तो भाई इससे किया तो x की घात 3 आ गया, x के वर्ग से 1 किया तो माइनस x का वर्ग आ गया। ठीक है, ये कट गया, ये माइनस का प्लस हो गया, माइनस 2 प्लस x का वर्ग कितना बचा, तो माइनस x का वर्ग बच गया। यहाँ पर माइनस x है और प्लस 2 है, ये चीज़ आ गया। ठीक है, अब हम किससे गुना करें, तो भाई माइनस एक्स से गुना करेंगे तो ये आएगा। तो हम कह सकते हैं भाई माइनस एक्स से मैंने किया तो माइनस एक्स को एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स का वर्ग आएगा। ठीक है, माइनस एक्स को 1 से करेंगे तो प्लस का एक्स आएगा, ये चीज़ आ रहा है। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं ये तो कट गया, ये माइनस है मतलब माइनस 2x बचा और ये प्लस 2 आ गया। अब किससे होगा, तो हम देख पा रहे हैं भाई माइनस 2 एक्स्ट्रा है तो माइनस 2 से कर देते हैं। तो माइनस 2 से किया मैंने, माइनस 2 का x प्लस में 2 आ रहा है और ये पूरा पूरा कट चुका है। ठीक है, पूरा पूरा यहाँ पर कट चुका है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई ये जो पी एक्स था वो इस तरह से टूट गया है। ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या चीज़, पी एक्स बराबर में क्या आ गया है, तो ये x माइनस में 1 आ गया है और साथ में ये जो गुणनखंड आया था x का वर्ग माइनस x माइनस 2, ये आ चुका है। अब क्या करेंगे भाई, इसको हम तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे और उसके बाद फिर इसके गुणनखंड दोबारा निकालेंगे। तो भाई कैसे टूट सकता है ये, तो हम कहेंगे भाई x माइनस 1 तो है ही, इसमें क्या है, इसको तोड़ना है ऐसे कि माइनस 2 आ जाए। तो भाई माइनस 1 मतलब कैसे आएगा, माइनस 2 और प्लस x आएगा। ठीक है सर, हाँ माइनस 2 प्लस x आ जाएगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं क्या, x का वर्ग माइनस 2x प्लस में x और माइनस 2, ये चीज़ आ गई। भाई माइनस 2 और x मिलके माइनस x बचा, बिल्कुल ठीक। माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस 2 आएगा, वो भी ठीक। चलो भाई, अब यहाँ देख सकते हैं भाई x माइनस 1 है और यहाँ x हमने कॉमन ले लिया है तो क्या आ जाएगा, ये x माइनस में 2 बचेगा। यहाँ हमने 1 कॉमन ले लिया है तो x माइनस में 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ लिख सकते हैं x माइनस में 1 और ये आ गया है क्या, x माइनस में 2 और ये आ रहा है x माइनस प्लस में 1, ये 3 आ चुके हैं। तो इस पी एक्स को हमने इन 3 भागों में तोड़ दिया है, यानी यहाँ से हम देख पा रहे हैं सेकंड पार्ट जो है उसके गुणनखंड ये तीनों पार्ट में आ चुके हैं। ओके, चलो भाई आप इसको नोट कर सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये आपकी बीजीय सर्व समीकरणाएं हैं, मतलब अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज़ हैं और ये आइडेंटिटीज़ आपको याद होनी चाहिए कि भाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये चीज़ें हैं। माइनस का ये फार्मूला है, इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का ये है। इस तरह के ये समीकरण हैं, मतलब इतनी जो फॉर्मूलेज है, आइडेंटिटीज़ है, ये आपको याद होनी चाहिए और आप इसको लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लेना। एक तो ये हो गए और साथ में आपके ये भी हैं। ठीक है, ये कुल 11 हैं जिसके अंदर आपको ये सारे के सारे याद होने चाहिए।
तो ये चाहे क्यूब वाला हो गया है या अलग अलग क्यूब का हो गया, चाहे ये तीनों के साथ हो गया उस तरह का है, ठीक है। या फिर ये लास्ट पे भी एक आपके सामने जुड़ा हुआ है कि भाई x + y + z अगर 0 होता है तो इसको 0 कर सकते हैं और ये पूरा 0 हो जाएगा, और वहीं से फॉर्मूला बन गया है कि भाई तीनों के क्यूब का आंसर ये इधर उठ के इधर आ जाएगा। इसके क्वेश्चंस करेंगे, अब क्वेश्चन जब करेंगे तो चीज़ें और बेहतरीन समझ में आएगी। आपको बस ये सजेशन है, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ओके, चलो भाई ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, सबसे उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके 997 की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। भाई इसका मान ज्ञात करना है, तो भाई कैसे मान ज्ञात होगा, तो इसमें देखते हैं भाई यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ पे देख सकते हैं भाई 997 है और इसकी घात 3 निकालना है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, 1000 माइनस में 3 की घात 3, क्या लिख सकते हैं, तो भाई लिख सकते हैं। अब a माइनस बी यानी x माइनस वाई की क्यूब का फॉर्मूला क्या था, तो इसका फॉर्मूला था हमारा क्या, x की घात 3 माइनस में दूसरे वाले की घात 3 माइनस में 3x गुने में 3 माइनस में 1000 माइनस 3, भाई यही फॉर्मूला था। x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस में 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, यही था फॉर्मूला। चलो भाई ठीक है, अब इसमें अगर 3 घात करते हैं तो 3 या 9 जीरो लगेंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया, ठीक है। 3 की बात करें 3 या 9 या 27 आएगा, ठीक है। यहाँ पर कितने 3 या 9 9000 आ गया, गुने में कितना आ रहा है यहाँ पर 997 आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं भाई, इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं। तो फिर से लिखा 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो 0 लगा दी। ओके, अब यहाँ पर क्या है, माइनस में 27 है, ठीक है। यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो 9 7 63 का 3 आएगा, बिल्कुल ठीक। 9 9 81, 81 और 6 कितना आएगा, तो भाई 81 और 6 87 आएगा, ठीक है भाई। 9 9 81, 81 और 8, 81 और 8 कितना होगा 89, 89 आ जाएगा, और साथ में 3 जीरो है वो तो हमने लिख ही दिए। ओके, इस 27 को जब इसमें जोड़ेंगे तो लास्ट में 27 जुड़ जाएगा, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ऐसे, माइनस लिखा और लास्ट में सीधा हमने लिख दिया 27। डन। अब इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, जो आएगा वही आंसर आएगा। तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से 7 आएगा, 2 आएगा, 0 3 7 9 और 8, ये चीज़ आ चुका है। अब यहाँ से क्या है, 1 से हमने यहाँ पे हासिल लिया, तो यहाँ पर क्या 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा, 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, 9 में से 0 गया तो 9 बचेगा, 9 में से 3 गया तो कितना बचा 6 बचा, 9 में से 7 गया तो 2 बचा, 9 में से 9 गया तो 0 बचा, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, और यहाँ पर हम कह सकते हैं ये कितना है, ये 9 बचा, 9 बचा, बस ये आ चुका है। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, जो कि आंसर है हमारे पास 9 9 1 0 2 6 9 7 3, और यही इसका आंसर हो जाता है। ओके डन। चलो भाई ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका फॉर्मूला लगाया, उससे कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो फॉर्मूले से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगले में देखते हैं क्या चीज़ है। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है भाई, ये दे रखा है 8x का क्यूब और साथ में 27 और y का क्यूब दे रखा है। डन। अब इसको सॉल्व करेंगे, किस तरीके से होगा, तो देखो एक फॉर्मूला इसी के अंदर तुम्हें बता दूं, x का क्यूब प्लस में y का क्यूब, जो हमने सर्व समीकरणों में पढ़ा हुआ था, जो कि क्या था, x प्लस में y था, और यहाँ आएगा x का स्क्वायर माइनस में xy और प्लस में y का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूले के आधार पर ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, तो इसको मैं हल कर देता हूँ। तो भाई फॉर्मूले याद होने चाहिए, जो आइडेंटिटीज है, सर्व समीकाएँ हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। ओके, इसकी लिख लिख के प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिस करो उसको, ठीक है, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे आपसे। यहाँ पर लिखा हमने 8x का क्यूब प्लस में √27 और y का क्यूब, ठीक है। 8 का मतलब तुम्हें मालूम है 8 जो होता है वो 2 की घात 3 होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं सीधे 2x की पूरे की घात 3, ठीक है भाई। इसमें √27 है, √27 को क्या लिख सकते हैं हम, √3 गुने में √3 गुने में √3, क्या ये लिख के हम √27 लिख सकते हैं, तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी √3 की घात 3 है ये, यानी मैं इसको लिखता हूँ तो ये क्या आएगा, √3 y की घात 3 हो जाएगा, ये हो गया है, ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं x का क्यूब प्लस में y का क्यूब, वही फॉर्मूला सेम टू सेम आ रहा है, इसको यहाँ पर रख देते हैं, आ जाएगा आंसर। ये आ रहा है भाई 2x प्लस में √3y, ठीक है, और यहाँ पर आएगा x का वर्ग, मतलब 2x का वर्ग आएगा, माइनस में xy मतलब कि 2x गुने में √3y, ठीक है, और फिर उसके बाद कितना आ रहा है, प्लस में y मतलब √3y का वर्ग, ये आ रहा है,
ठीक है। इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या आएगा, 2x प्लस में √3y आएगा और यहाँ पर 4x का वर्ग होगा, ठीक है। और यहाँ 2√3 आएगा और x और y आ गया और √3 का वर्ग क्या होगा, तो ये सिर्फ 3 होगा, तो हम इसको 3 लिख सकते हैं और ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसको हम तोड़कर ऐसे करते हैं, इसका गुणनखंड ये आ गया। ओके, फॉर्मूला आपको आना चाहिए। डन। चलो भाई, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले पे देखते हैं क्या चीज़ है। अगले की बात करें तो यहाँ लिखा है 106 गुने में 94 से कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इसकी बात करें तो इसमें क्या है, 106 है गुने में 94 है, ठीक है। इसको हम हल कर सकते हैं कैसे, तो इसको लिखेंगे 100 प्लस में 6 और ये आ जाएगा 100 माइनस में 6। क्या ऐसे हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। अब ये a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी हम कर सकते हैं 100 का वर्ग माइनस में 6 का वर्ग होगा। 100 का वर्ग कितना होगा, तो इस पर लग जाएंगे 4 जीरो और 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से करेंगे 36 को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9900, कितना है 36 माइनस किया तो ये आ जाएगा 639, मतलब कि 64 आ गया, ठीक है। 9964 आ गया जब 10,000 में से हमने 36 को घटाया। ओके, तो ये इसका आंसर आ गया। डन। यानी इसको नॉर्मली गुना करने की जरूरत नहीं, हम a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्मूले से कर सकते हैं इसको। ओके, चलो इसको आप नोट कर सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ भाई, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमें देख रहा है 2x माइनस 3y प्लस जेड का वर्ग। अब देखो इसके अंदर फॉर्मूला क्या था हमारे पास, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx, ये चीज़ होगी, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे तो क्या आएगा हल में, तो यहाँ हम देख सकते हैं भाई 2x माइनस 3y प्लस में z, इसका वर्ग आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, a का वर्ग हो जाएगा, 2x का वर्ग हो जाएगा, प्लस में माइनस 3y का वर्ग हो जाएगा, प्लस में z का वर्ग हो जाएगा, प्लस में 2 गुने में 2x और माइनस 3y होगा, ठीक है भाई, प्लस में 2 गुने में भाई yz आएगा, मतलब माइनस 3y और z आएगा, ठीक है। और प्लस में कितना आएगा, 2zx आता है, तो हम इसको लिखेंगे 2 गुने में z और गुने में 2x आएगा, ये चीज़ है। अब इसको थोड़ा ढंग से लिखेंगे। ढंग से कैसे लिखेंगे, तो यहाँ हम लिख सकते हैं भाई 2x का स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर होगा। इसको करें तो 3 3 9 आएगा, तो 9y का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर है z का स्क्वायर, ठीक है भाई, प्लस में देखो कितना आ रहा है, 2 दूनी 4 3 12, मतलब -12 आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं -12xy आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, 3 दूनी 6 मतलब -6yz आएगा। इसको करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा, तो 4zx आएगा। ये चीज़ आ चुकी है, ये इसका आंसर है। डन, भैया आंसर आ चुका है। अब इसको आप नोट कर सकते हो। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ में दिख रहा है भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है, तो इसका सॉल्व कैसे करेंगे। तो भाई एक तो इसका वर्ग करके फिर घटाओ, या फिर डायरेक्ट आपको अगर फॉर्मूलेज याद हैं, आइडेंटिटीज याद है, सर्व समीकरण याद है, तो ये चीज़ें आराम से सॉल्व हो सकती हैं। तो कैसे करेंगे भाई, यहाँ देख लेते हैं। 351 का वर्ग है माइनस 350 का वर्ग है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इसको लिख देंगे 351 माइनस में 350 और 351 प्लस में 350, ये चीज़ हो गया। डन, ठीक है भाई। इसमें जब घटाएंगे तो ये 1 आएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो ये 701 आएगा और इसका आंसर आ गया 701। ओके, यानी इसका जब वर्ग करके घटाएंगे तो यही आंसर आएगा, और जिसको हमने फॉर्मूले से बड़े आसानी तरीके से कर दिया है, ठीक है। चलो भाई, तो ऐसे ही आपको करना है। तो भाई कहते हैं ना, क्वेश्चन में मज़ा आ रहा है तो लाइक करते जाना, ठीक है ना, और इसको शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में कि भाई उनको भी ये फ़ायदे मिल जाएँ। ओके, चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसमें देखो क्या आपको दिख रहा है, देखो इसमें आपको दिख रहा है a स्क्वायर यहाँ पर है, b स्क्वायर यहाँ पर है, बीच में 2ab, मतलब ये कुछ फॉर्मूला वैसा बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है, वैसे बन रहा है। तो चेक करते हैं क्या ये वैसा बन रहा है। तो ये क्या है, 64 मतलब 8 का वर्ग है, तो हम लिख सकते हैं 8a का वर्ग, प्लस में इसकी बात करें तो 6b का वर्ग आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। बीच में होना चाहिए था क्या, 2ab होना चाहिए था, मतलब 8a और 6b होना चाहिए था। क्या ये सॉल्व करके यही चीज़ आ रही है,
देख लेते हैं भाई, 8 6 48, 48 दूनी 96, बिल्कुल यही आ रहा है। मतलब इसको हम तोड़ के ये लिख सकते हैं, यानी ये एक फॉर्मूला ही बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab 2xy ये बन रहा है। तो हम इसको सीधे लिख देंगे 8a प्लस में 6b और इसका वर्ग आ जाएगा, ठीक है, इसका वर्ग आ जाएगा। ओके, तो ये आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 49 दे रखा है और x माइनस वाई बराबर 3 है और x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 ये निकालना है हमें। ठीक है, चलो भाई इसको हल करते हैं किस तरीके से सॉल्व हो गए। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, देखो x की घात हमें 3 माइनस वाई की घात 3 हमें ज्ञात करना है, जो कि होता है x माइनस वाई और x का वर्ग प्लस में एक्स वाई माइनस प्लस में y का वर्ग, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब इसमें हमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें पता है हमें, तो x माइनस वाई पता है, मतलब इसकी जगह 3 रख सकते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पता है, मतलब इस दोनों की जगह हम 49 लिख सकते हैं। लेकिन एक्स वाई नहीं पता, एक्स वाई भी पता होना चाहिए, तभी तो आंसर निकलेगा। तो उसके लिए हम इसकी हेल्प लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, x माइनस वाई बराबर में 3 है। अब दोनों तरफ करेंगे वर्ग, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वर्ग प्लस में y का वर्ग माइनस में 2xy बराबर में 9 आ रहा है। डन। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हम रख सकते हैं 49 रख सकते हैं। तो यहाँ रखा 49 माइनस 2xy है बराबर में 9 है। इस 9 को उठा के इस साइड लेके आएंगे तो 49 में से 9 घट जाएगा। तो यानी कि हम कर सकते हैं 49 में से 9 घट गया और ये आएगा 2xy आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया कितना 40 बराबर में 2xy आ गया है। ठीक है, और यहाँ से हम कह सकते हैं भाई एक्स वाई का मान कितना आ गया, तो 40 बटे में 2 आ गया है। ये 2 नीचे आ जाएगा। अब 2 से हम इसको काटेंगे तो ये 20 आ जाएगा और हम कह सकते हैं 20 बराबर में एक्स और वाई आ चुका है। डन, 20 बराबर में एक्स और वाई आ चुका है। अब यहाँ पर एक्स वाई का मान हम 20 रख देंगे। अब देखो जो जो वैल्यूज़ है उसको रखते जाते हैं और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3 निकालना था, तो इसकी जगह रखेंगे 3, तो 3 रख दिया। ठीक है, इसमें एक्स का वर्ग और वाई की वर्ग की जगह क्या लिखेंगे 49, तो इसको 49 रख दिया हमने। एक्स वाई की जगह जो कहा गया एक्स वाई है उसकी जगह क्या रखेंगे, तो इसकी जगह हमने मान निकाला है 20, तो 20 रख देते हैं। तो यहाँ 20 रख दिया हमने। ठीक है, अब इसमें हम देख पा रहे हैं 3 गुने में 69, ये चीज़ आ गया 69 आ गया। अब इसको गुना कर देते हैं तो क्या होगा, 9 तिया 27 हासिल 2 6 तिया 18 19 20। ठीक है, 207 आ चुका है। ठीक है, 207 आ चुका है और ये इसका आंसर आ गया। डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। चलो भाई ठीक है, ये आंसर आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आंसर लिख दिया हमने। ठीक है, मैं इरेज कर देता हूँ, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, ये फॉर्मूला दिख रहा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व होगा, तो इसमें देखो एक तो है कि दोनों का क्यूब निकालो और खोलो, फिर सॉल्व करो, काटो पीटो, जो आंसर आएगा। एक और क्या है भाई, दोनों क्या है, ये समझ लो पूरा एक्स है, ये पूरा वाई है, तो उसके अनुसार भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वैसे ही कर लेते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, तो ये 3x माइनस 4y की घात 3 है, माइनस में 3x प्लस 4y और इसकी घात 3 है, ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा भाई, 3x माइनस वाई माइनस में 3x माइनस 4y। भाई क्या होता है, a माइनस बी होता है ना, x माइनस वाई, वो हमने कर दिया यहाँ पे। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद क्या होगा, पहले वाले का वर्ग होगा, मतलब 3x माइनस में 4y इसका वर्ग होगा। ठीक है, प्लस में दूसरे वाले का वर्ग होगा, 3x प्लस में 4y का वर्ग होगा। और फिर उसके बाद प्लस में आएगा, ये दोनों चीज़ गुना में आ जाएगी, 3x प्लस में 4y और गुने में आएगा 3x माइनस में 4y। ठीक है भाई, ये चीज़ आ चुकी है। डन, चलो भाई ठीक है। अब इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो कुछ कट रहा है क्या, तो हाँ इससे ये कट रहा है, माइनस वाई और माइनस 4y कितना होगा, माइनस 5y आ गया। चलो भाई ठीक है। इसकी बात यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ खुलेगा, इसका वर्ग खुलेगा, तो खोल के क्या लिख सकते हैं, तो 3x का स्क्वायर मतलब 9x का वर्ग होगा, प्लस में 4x का वर्ग मतलब 16y का वर्ग होगा, माइनस में 2ab, यही फॉर्मूला था। तो 2 के साथ 4 दूनी 8 या 24, यही होगा। तो हम लिखेंगे भाई, पहले लिख ही देता हूँ पूरा, 2a कितना है 3 और 3x और b कितना है 4y। भाई यही खुलेगा पहला वाला। डन, दूसरे वाले की बात करते हैं तो ये भी ऐसा ही कुछ खुलेगा, 3x का वर्ग मतलब 3 तिया 9 कर सकते हैं हम। ठीक है, दूसरा y का स्क्वायर मतलब 16y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में 2ab 2 गुने में 3x गुने में 4y,
क्या है 2a भी आ रहा है। ओके, उसके बाद प्लस में आएगा क्या, नीचे वाले को गुना करेंगे। नीचे वाला गुना कैसे है, तो a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है ना, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो भाई लिख देते हैं हम क्या, 3x का वर्ग मतलब 3 × 9 आ जाएगा, और y मतलब -4 का वर्ग मतलब 16y का वर्ग। ये आ चुका है आपके पास। डन। अब जो कट रहा है उसे काटते हैं, जो नहीं कट रहा उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं इससे तो ये कट गया, ठीक है भाई, ये कट चुका है। और उसके बाद कुछ चीज़ें हैं, तो भाई और कुछ चीज़ें कटती हुई तो नहीं दिख रही है, तो बाकी को एक मिनट, हाँ ये चीज़, ये भी कटता हुआ आपको दिख रहा है भाई, ये माइनस का है वो प्लस का है वो कट गया, ठीक है। अब जो चीज़ बची उसको लिख लेते हैं। तो बचा क्या क्या है, तो -5y बचा है। अब यहाँ पर 9x का वर्ग है, 9x का वर्ग है, 9x का वर्ग है, मतलब 9 × 27x का वर्ग हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ बचा है भाई, y वाली कंडीशन बची है। तो y वाली कंडीशन में क्या है, बस ये 16y का स्क्वायर एक बचा हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, प्लस में 16y का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया है। अब इसको अगर मैं अंदर गुना कर दूँ तो गुना कर दूँ क्या, ये भी सरल फॉर्म में तुम्हारा आ ही गया है। वैसे हम गुना कर ही देते हैं तो ठीक रहेगा। -5 को अंदर करेंगे तो 7 × 5 = 35, ठीक है। हासिल 3, 5 दूनी 10, 3 13, ये हो गया y² ये आ गया, ठीक है। इसको जब मैं इससे गुना करूँगा तो कितना होगा, तो माइनस में आएगा, 16 × 5 = 80 आ जाएगा, और y की घात 3 आ जाएगा, और यही इसका आंसर आ गया। डन, यही इसका आंसर आ चुका है। और इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें दे रखा है 2a का क्यूब, b का क्यूब, -3c का क्यूब, सॉरी प्लस में है, -18abc, ये चीज़ आपको दे रखा है। उपयुक्त सरल समीकरणों का प्रयोग करके इसका आंसर निकालना है। तो देखो इसमें क्या था, तो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। z का क्यूब -3xyz था, ठीक है। बराबर में क्या रहा है आपके पास, x + y + z ये था, और साथ में x² प्लस में y² प्लस z² माइनस में xy माइनस में yz माइनस में zx। भाई यही पूरा फॉर्मूला था हमारा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारा x y z क्या है, तो हम देख सकते हैं x 2 है, y b है, और z क्या है, c है, t3c है। तो हम इसमें लिख सकते हैं भाई क्या चीज़ है, 2a का क्यूब है प्लस b का क्यूब है प्लस में 3c का क्यूब है माइनस में 3 है, x की जगह 2a लिखा, y की जगह b लिखा, और z की जगह 3c लिखा, ये चीज़ आ गई है, ठीक है। अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा क्या, 2a प्लस में b प्लस में z की जगह 3c आएगा, ठीक है। यहाँ की बात करें तो x का वर्ग आ रहा है, तो x का वर्ग क्या है, तो भाई 2a का वर्ग है, ठीक है। और इसके बाद b का वर्ग है, फिर 3c का वर्ग है। भाई जो जो चीज़ें हमारे पास x y z की जगह है वो फर्स्ट फॉर्मूले में रखते जाओ और आंसर हमारा आता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं माइनस में x y मतलब इन दोनों को गुना करेंगे, 2a गुने में b आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, माइनस में yz है, मतलब b को 3c से गुना करेंगे तो b गुने में 3c आएगा, ठीक है। माइनस में zx है, मतलब 2a गुने में 3c आएगा, ये चीज़ आ गया। डन। तो ये हमारे पास आ चुकी है। इसको थोड़ा सा सरल फॉर्म में लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, तो इसको मैं लिख दूं तो 2a प्लस b प्लस में c, ये तो ब्रैकेट में आ गया। उसके बाद यहाँ कर सकते हैं 2 का वर्ग 4 होगा तो 4a का वर्ग आएगा, ठीक है। प्लस में b का वर्ग आ रहा है, ठीक है। प्लस में 3 का वर्ग 9 आएगा, 9c का वर्ग आ गया। माइनस में 2ab आ गया, माइनस में 3bc आ गया, माइनस में 3 दूनी 6ac आ गया, ठीक है। ये इसका फैक्टर हो गया, गुणनखंड हो गया, मतलब इसका आंसर हम ये लिख सकते हैं। इसको प्रसारित रूप में ऐसा दर्शाया जा सकता है। डन। तो इसको आप नोट कर सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई। हाँ भाई, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर भी हमें दिख रहा है भाई दोनों में वर्ग के तौर पर लिखा हुआ है ऐसा कुछ, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हल में आते हैं। तो पहले तो a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, तो क्या हो जाएगा कि ये पूरे को a मान लिया, पूरे को b मान लिया, फिर हम वो फॉर्मूला लगाएंगे। एक तो तरीका है दोनों का स्क्वायर खोलो, लंबे से बिल्कुल हो जाएंगे, फिर उनको हल करो, या फिर a प्लस b a माइनस b वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। तो वही ज़्यादा आसान रहेगा। तो भाई आसान वाली चीज़ें ही हमें करनी है। तो भाई x प्लस में y प्लस में z इसका वर्ग है, और माइनस में x माइनस में y माइनस में z इसका वर्ग है। इसको लिख सकते हैं तो क्या आएगा ये, तो ये आ जाएगा x प्लस में y प्लस में z, और देखो a माइनस b, माइनस ये करेंगे तो x माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में z हो जाएगा, वही हो जाएगा भाई ये a माइनस बी ऐसे ही होगा, ठीक है। और दूसरा करेंगे a प्लस बी मतलब x प्लस में y प्लस में z
प्लस में एक्स माइनस में वाई माइनस में जेड, ये आ रहा है। ठीक है, चलो भाई इसमें हम देख पा रहे हैं एक्स से एक्स कट गया है तो ये बच गया 2y और 2z, यानी हम कर सकते हैं 2y प्लस में z हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। चलो भाई उसके बाद इसमें बात करें तो यहाँ पर क्या है, तो y से y कट गया और z से z कट गया और 2x बचा है, तो ये 2x बच गया है। यानी इसको अगर मैं सॉल्व करके लिखूँ तो 2 दूनी 4 आ जाएगा और अंदर गुना करें तो xy और zx होगा, ये आंसर है इसका। ठीक है, तो इसको अगर सरल फॉर्म में लिखें तो ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, तो आप इसको नोट कर सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हमें दिख रहा है भाई, इसमें भी वही चीज़ है भाई, x का क्यूब वाई का क्यूब जेड का क्यूब माइनस 3xyz, वही फॉर्मूला लगने वाला है। तो भाई लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई इसमें देखते हैं भाई क्या चीज़ है, 1 मिनट, हल में आते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं भाई 125, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ 5x की घात 3 लिख सकता हूँ। ठीक है भाई, 8 है मतलब इसको 2y की घात 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ z है तो ये z का क्यूब हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, 3xyz होता है, यानी मैं लिखूँ 3 है और x की जगह लिखें तो 5x आएगा। ठीक है, y की जगह 2y आएगा और z की जगह सिर्फ z आएगा। तो क्या ये 30 आ रहा है, तो भाई 5 या 15 दूनी 30 माइनस 30 बिल्कुल आ रहा है, यानी यही फॉर्मूला बनने वाला है। इसमें x का मान आपका 5x है, y की जगह 2y है और z की जगह तो z ही है। इसको जब हम हल करेंगे तो हल में क्या आएगा, तो भाई सीधे आएगा 5x प्लस में 2y प्लस में z, ये आ गया। और उसके बाद आएंगे क्या, वही उसके बाद आगे का फॉर्मूला आएगा और कुछ नहीं आएगा। भाई 5x का वर्ग आ रहा है प्लस में 2y का वर्ग आ रहा है और उसके बाद z का वर्ग आ रहा है। भाई यही था। ठीक है, अब उसके बाद क्या था, माइनस xy मतलब माइनस में 5x गुने में 2y माइनस में yz मतलब कि 2y गुने में z आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। फिर माइनस में zx आएगा मतलब 5x गुने में z आ रहा है, ये चीज़ आ रही है। डन, चलो भाई ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये 5x प्लस में 2y प्लस में z, यहाँ की बात करें तो 5 का वर्ग 25, x का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 दूनी 4, y का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर z का वर्ग होगा, ये भी ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर कितना आएगा, 5 दूनी 10 मतलब माइनस 10xy होगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ रहा है, माइनस में 2yz आएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस में 5xz आएगा, ये भी ठीक है। डन, तो हम इसको सरल फॉर्म में मतलब गुणनखंड तरीके मतलब तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें फॉर्मूला याद है तो चीज़ें बिल्कुल कहते हैं आराम से हो जानी है। ठीक है ना, बस आपको फॉर्मूले इसके याद होने चाहिए, तो भाई ये सारे समीकरण आराम से सॉल्व होंगे आपके। चलो भाई आते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन हमें ये दे रखा है भाई, इसका मान ज्ञात करना है। अब देखो इसके अंदर क्या कंडीशन, देखो यही वही क्यूब वाला फॉर्मूला दिख रहा है आपके पास। ठीक है, अब मैं बताऊं, जैसा कि उसमें देखा था आपने, जो हमने सर्व समीकरण जो पूरी लिस्ट देखी थी उसके अंदर एक था फॉर्मूला था कि अगर हल में देख लेते हैं, अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होता है तो तब क्या होगा, x की घात 3 प्लस में y की घात 3 प्लस में z की घात 3, ये होता है 3xyz, ये फॉर्मूला था। ठीक है, अब इसमें चेक करेंगे क्या ऐसा है, तो भाई देख लेते हैं। तो भाई इस क्वेश्चन में देखेंगे भाई -7 प्लस 5 प्लस 2, भाई ये तो 0 आ रहा है। तो इस कंडीशन में तब क्या हो जाएगा, तब हम लिख सकते हैं -7 का क्यूब प्लस में 5 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 3x y और z। भाई ये चीज़ हो सकती है, 3xyz होता है। अब इसको गुना कर देते हैं, कितना होगा, 5 या 15 दूनी 30, 7 या 21 मतलब -210 आ रहा है, ये आंसर आ गया इसका। डन, तो भाई इसका आंसर ये चीज़ आ चुका है। अब इसको आप नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर लिखा है उस घन की विमाएं ज्ञात कीजिए करो जिसका आयतन व्यंजक ये दे रखा है, मतलब एक घन है उसका आयतन आपको पास ये दे रखा है। ठीक है भाई, अब आयतन ये है तो भाई आयतन कैसे निकाला जाता है, आयतन क्या होता है, तो आयतन होता है लंबाई गुने में चौड़ाई गुने में ऊंचाई, मतलब 3 चीज़ें आपस में गुना होगी तब घन आएगा। अब यहाँ पर क्या 3 चीज़ें गुना में दिख रही है, नहीं, तो हम इसके फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे तब इसका आंसर आएगा। तो हम इसमें देखते हैं भाई हल में, यहाँ पर देख सकते हो इसका आयतन जो है, आयतन क्या होता है, आयतन जो दिया हुआ है ये हमें दे रखा है 4x का वर्ग प्लस में 14x और प्लस में 6 दे रखा है, ये दे रखा है। कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, तो हाँ 2 कॉमन आ रहा है तो हमने 2 ले लिया इसमें कॉमन। ठीक है, बचा क्या 2x का वर्ग प्लस में 7x प्लस में 3 बच गया।
ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, 2 तिया 6 करेंगे, 2 तिया 6। अब इसको ऐसे तोड़ा जाए जिनको जोड़ने पर 6 और गुना करने पे 7 है, तो 6 एकम 6 बिल्कुल आ रहा है। ठीक है भाई। अब इसको मैं कर सकता हूँ, 2 है ये 2x का वर्ग है, प्लस में क्या आ जाएगा ये x प्लस में 6x कर सकते हैं और प्लस में 3, क्या ये आ सकता है भाई। 2 तिया 6 आ रहा है और 6 एकम 6 ये भी आ रहा है। डन, चलो भाई ठीक है। इसमें से हमने x को कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा भाई, x कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा 2x प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2x प्लस में 1 आ जाएगा। डन, ये चीज़ आ गया। ठीक है भाई। अब 2x प्लस में 1, 2x प्लस में 1 इसको कॉमन ले लेते हैं एक बार के लिए, तो ये कितना आ जाएगा, 2 तो बाहर है, ये 2x प्लस में 1 ये भी कॉमन आ गया, बच गया क्या, x प्लस में 3 बच गया। ठीक है, तो ये आ गई आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी इसकी जो विमाएँ आए हैं वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तीनों आ गई हैं। तो हम इसमें कह सकते हैं इसकी जो विमाएँ आ चुकी हैं वो ये चीज़ आ रखी है, मतलब हम कह सकते हैं इसको जो लंबाई जो 3 विमाएँ हैं वो 2 है, और b कितना है, 2x प्लस में 1 है, और h कितना है, x प्लस में 3 आ गया, और यही इसका आंसर आ चुका है। डन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, चलो भाई। और यहीं से हमारा आज का ये टॉपिक, मतलब हमने इस चैप्टर के सभी कंसेप्ट को क्लियर कर लिया, और साथ ही साथ उस कंसेप्ट को लेते हुए उसके साथ रहते हुए हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करते गए। और वो क्वेश्चंस कैसे, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं भाई। इस तरह के पैटर्न में ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया है इसका मतलब आप इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके हो। अब आप बस ज़रूरी है आपके लिए क्या, तो भाई इस पर प्रैक्टिस, जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने प्रैक्टिस की तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जानी है। ठीक है, और अगर जैसे कि आपने पहले प्रैक्टिस कर रखी है, थोड़ा बहुत समझ रखा था, अगर तुमने आप लोगों ने इस वीडियो को लास्टली अभी देखी और अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, तो भाई अब कुछ गलती नहीं हो सकती। ठीक है, चलो भाई। इसी के बाद बाकी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि भाई मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, और आप लोगों की सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। और भाई इस वेबसाइट में है क्या, इसमें खास बात क्या है, तो इस वेबसाइट में आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ें लाई गई है। और वो क्या चीज़ है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा डाटा यानी सारी वीडियोस लेक्चर जो हैं बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज फॉर्म में है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इंग्लिश मीडियम का सेक्शन अलग है, हिंदी मीडियम का अलग है, स्पोकन इंग्लिश, NTSC ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, बाकी चीज़ें अलग है। ठीक है, यानी कि क्या है, यहाँ हर सेक्शन बिल्कुल डिवाइडेड फॉर्म में है। ठीक है, पूरा कोर्स बिल्कुल कहते हैं ना एग्जैक्ट फॉर्म में आपको दिया रखा, और इसका कोई भी चार्ज नहीं है। कई जगह होते हैं कोर्सेज आपको दिए रहते हैं उसके चार्ज पे करने, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ की बात करूँ, जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम में तो आप हिंदी मीडियम पे क्लिक कीजिएगा। आप जैसे कि 10वीं कक्षा में तो 10वीं भी करोगे, अगर 9वीं में है तो 9वीं भी करोगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 9वीं कक्षा को सिलेक्ट किया गया है, तो आप अगर 9वीं में है तो 9वीं को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करते ही आपके पास सामने 9वीं कक्षा के जितने भी टीचर्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। अगर किसी भी विषय में कोई भी आपको दिक्कत होती है, ठीक है, तो आप उस विषय के टीचर के सामने नीचे वॉच नाउ पे क्लिक करके उनकी वीडियोज़ देख सकते हो। जैसे कि मान लो आपको गणित में कोई दिक्कत होती है, तो मेरे सामने यहाँ पे वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, और क्लिक करते के साथ कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, जिसमें पाठ्यक्रम परिचय, वास्तविक संख्याएं और भी बहुत सी चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। ठीक है, अब इसमें आप किसी भी टॉपिक पे क्लिक करोगे उसकी वीडियोस आएगी, उसमें कंसेप्ट वीडियो, NCERT सॉल्यूशन, बहुत सी वीडियोस आपके पास है। उस चीज़ों को आप यहाँ पर देख सकते हो और उसका नॉलेज ले सकते हैं। मतलब लास्ट मोमेंट में पढ़ाई करनी हो तो भी कर सकते हो, और शुरू से स्टार्टिंग से पूरा कोर्स स्टडी करना है तो भी यहाँ पर कोर्स को स्टडी कर सकते हो। ओके, चलो भाई। और जैसे इस पर क्लिक करोगे तो वीडियो इस तरह से प्ले हो जाएगी और आप उस वीडियो को बड़े आराम से देख सकते हो। और बाकी आप लोगों को पता ही है मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी लॉन्च कर दिए हैं, जो कि 6वीं से 12वीं कक्षा तक के 100% मुफ्त आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर कोई भी जान पहचान में जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं उनको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो, जिससे उनका भी फ़ायदा हो। भाई आपका फ़ायदा तो हो ही रहा है, उनका फ़ायदा हो तो बहुत अच्छी बात होगी। ओके, चलो इसी के साथ कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते ही रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।